Welcome to third class of June 2020 Current Affairs for Prelims 2021। पहला टॉपिक है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। घर के बजट में और देश के बजट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। घर के केस में हमें इनकम पता होती है, 30,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना या 2 लाख रुपये महीना। जो भी इनकम है उसके हिसाब से हम अपने खर्चे डिसाइड करते हैं कि बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना है या इंटरनेशनल स्कूल में। ठीक है, हॉस्पिटल का खर्चा कहाँ पे करना है, कैसे हॉस्पिटल में करना है, तो सारी चीज़ें हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनकम इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर। देश के बजट में उल्टा होता है। देश के बजट में खर्चे हम रोक नहीं पाते हैं, खर्चे हमें पहले पता होते हैं। हम कोशिश करते हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए इनकम एडजस्ट करते हैं। जैसे कोरोना आ गया तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया मेडिकल पे सरकार का। ठीक है, चाइना से वॉर हो गई मान लो, तो एक्स्ट्रा आपको खर्चा करना पड़ेगा अचानक से। लॉकडाउन की वजह से लोगों की नौकरी चली गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, तो लोग गांव चले गए, मनरेगा के काम की डिमांड बढ़ गई। जब मनरेगा, क्योंकि कानून है, सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, क्योंकि कानून है, लोगों का हक है, इसलिए आप मना नहीं कर सकते। काम देने से मना करोगे तो उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, यानी खर्चा आपका फिक्स हो गया, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो एक्सपेंडिचर विल डिसाइड अवर इनकम। बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर पहले में बताते हैं एक्सपेंडिचर कि हम कहाँ कहाँ हमारी सरकार खर्चा करने वाली है, फिर बताते हैं कि उस खर्चे के लिए हम पैसा कहाँ से लाने वाले हैं। ठीक है, देश के बजट में एक्सपेंडिचर डिसाइड करता है हमारी इनकम, घर के बजट में इनकम डिसाइड करती है हमारा एक्सपेंडिचर। कॉमन बात यह है कि यहाँ पे देखो, ये है आपका एक्सपेंडिचर, ये वाले नोट हैं आपके एक्सपेंडिचर, एंड ये है हमारी इनकम। तो जब भी हमारा एक्सपेंडिचर हमारी इनकम से ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक्स्ट्रा नोट कहाँ से आएगा? आप क्या करोगे? लोन ले लोगे और कुछ टाइम बाद वापस कर दोगे किसी फ्रेंड से या बैंक से, जिस मर्जी से। सरकार भी वही काम करेगी। सरकार आज लोन ले लेगी और बाद में लोन चुका देगी। सरकार के पास एक और ऑप्शन है कि लोन ले लो लेकिन उसको वापस मत करो। ये क्या बात हुई? लोन ले लो वापस मत करो। जैसे हमारे केस में क्या होता है, मान लो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें कुछ ग्रांट दे दें, एज अ लोन नहीं, एज अ ग्रांट, कि पैसे रख लो, या कोई दोस्त दे दे, ठीक है ना, जो आपको वापस नहीं करना। तो देश के बजट में सरकार का एक फ्रेंड होता है आरबीआई। उस फ्रेंड के पास प्रिंटिंग प्रेस है जो कि नोट छापती है। तो सरकार अपने उस आरबीआई दोस्त से कहेगी कि अपनी प्रिंटिंग प्रेस निकालो, नोट छापना शुरू करो, वो नोट छाप के मुझे दे दो और वापस मत मांगना मुझसे वो नोट। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कि आपके खर्चे ज़्यादा हो गए, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया इनकम से। डेफिसिट फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मतलब वो डेफिसिट, ये जो एक्स्ट्रा रुपी है, ये कहाँ से फाइनेंस करोगे, कहाँ से आएगा, कहाँ से अरेंज करोगे? सरकार इस एक्स्ट्रा मनी को कहाँ से अरेंज करती है? या तो बाहर से लोन ले लेगी विदेश से, या पब्लिक से लोन ले लेगी बाय इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या आरबीआई से पैसा ले लेगी, नोट छपवा लेगी। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है इसको बोलते हैं हम मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट को हमने मनी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे सोच लो, ऐसे याद कर लो। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट दो तरह से किया जा सकता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आरबीआई ने नोट छापे और सरकार को दे दिए, सरकार ने बदले में आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी, लेकिन आरबीआई कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस मांगने नहीं आएगा। इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन के केस में ये जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये सरकार बॉन्ड मार्केट में इशू करती है। आरबीआई एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी के बॉन्ड्स मार्केट से उठा लेता है पैसे देके, ऑब्वियसली। दिस इज इनडायरेक्ट, यानी कि सेकेंडरी मार्केट से हो रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों को शायद क्लियर नहीं होगा कि बॉन्ड होते क्या चीज़ है एग्जैक्टली, तो सिंपल सा समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये एक बैंकर है, आपको लोन चाहिए। अब आप बैंकर के पास गए, बैंक ने आपको लोन दे दिया, ये रुपए दे दिए बैंकर ने आपको। आप क्या करोगे बदले में? प्रैक्टिकली सोचो ना, आज आप गए बैंकर के पास, बैंकर ने आपको पैसे दिए, आप क्या करोगे?
आप उसको कुछ श्योरिटी दोगे ना, उसको एक कागज़ पे लिख के दोगे, फॉर्म फिल करके दोगे कि हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं ये पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा, है ना। तो ये जो कागज का टुकड़ा है ना, जिस पर आपने लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं कि आप लोन की ईएमआई हर महीने दोगे या हर 6 महीने बाद दोगे या इकट्ठा ही 10 साल बाद वापस कर दोगे सारा पैसा, वो जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन है लोन चुकाने की, वो जो जिस कागज के टुकड़े पे लिखा है उसको बोल दिया आपने बॉन्ड। ठीक है, आपने पैसा लिया और आपने ये कागज का टुकड़ा इसको दे दिया लिख के। कल को अगर आपने पैसे वापस नहीं किए तो ये बैंक वाला इस कागज के टुकड़े को दिखाएगा सरकार को कि देखो ये बंदा चोर है, इसने मेरे पैसे ले लिए, इसने लिख के दिया था पैसे दूंगा, इसने दिए नहीं। सो दिस कागज का टुकड़ा इज योर बॉन्ड। बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनडेटनेस। ठीक, फ्यूचर में क्या होगा, मान लो 10 साल बाद आपको लोन चुकाना था पूरा एक बार में, आप 10 साल बाद आओगे, पैसे इंटरेस्ट के साथ इसको वापस करोगे एंड ये बंदा फिर उस पेपर को आपको वापस कर देगा कि हाँ भी ठीक है, हमारी कंडीशन पूरी हो गई है, अब ये पेपर आप वापस रखो जिस पर आपने लिख के दिया था कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, हमें अपने पैसे मिल गए। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड। ऐसे ही बॉन्ड काम करते हैं। ये चीज़ यहीं पे हो रही है। सरकार ने आरबीआई को बोला कि भाई ये रहे हमारे बॉन्ड, हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं कि हम तुम्हें पैसे वापस दे देंगे फ्यूचर में, ये पकड़ो तुम बॉन्ड और तुम हमें दे दो पैसा। ये हो गया डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। प्राइमरी मार्केट, दोनों के बीच में डायरेक्टली डीलिंग हो रही है, राइट। इनडायरेक्टली में क्या होता है, इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में सेकेंडरी मार्केट, जो उनको बताया कि बॉन्ड मार्केट में बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं आपस में, जितने सरकार ने बॉन्ड यहाँ पे इशू करे उतने ही आरबीआई ने यहाँ से उठा लिया, वो सेकेंडरी मार्केट है। बस ये सिंपल सा फंडा था इसमें। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को कहते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन डेट फाइनेंसिंग। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इज अ नॉन डेट फाइनेंसिंग, ये करेक्ट सेंटेंस है। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक वही जो मैंने आपको अभी बताया कि जब आपने लोन लिया तो आज आपने लोन पैसे ले लिए और बॉन्ड दिए, फ्यूचर में उल्टा होगा, है ना, फ्यूचर में आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे और बॉन्ड हो जाएंगे फिर वापस। मोनेटाइजेशन के केस में जब आरबीआई से डीलिंग कर रहे हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, जैसे मर्जी सरकार डील कर रही है आरबीआई से, आज सरकार पैसे तो ले रही है लेकिन फ्यूचर में सरकार को कुछ नहीं देना, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे मर्जी समझ लो, आरबीआई के पास ये बॉन्ड पहुंच जाएगा। जो बॉन्ड सरकार के पास है वो बॉन्ड जब आरबीआई के पास है, आइडियली 10-20 साल बाद आरबीआई को जाना चाहिए सरकार के पास, चाहे वो डायरेक्टली जाए चाहे इनडायरेक्टली जाए, आरबीआई को जाना चाहिए और कहना चाहिए भाई ये पकड़ो अपना बॉन्ड का पेपर, टर्म्स एंड कंडीशन पूरी हो गई है, अब मेरा पैसा मुझे वापस दे दो। बट आरबीआई ऐसा कभी नहीं करेगा, उसके पास ये बॉन्ड पड़े रहेंगे, तो फ्यूचर में नथिंग, फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला। हेंस दिस इज कॉल्ड एज नॉन डेट फाइनेंसिंग। सरकार बेफिक्र हो गई कि हमें किसी के पैसे वापस नहीं करने। अगर सरकार इस बॉन्ड को सिंपली मार्केट में इशू कर देती एंड आरबीआई नहीं खरीदता उतनी क्वांटिटी, अगर सरकार ने मार्केट में इशू कर देती तो फिर सरकार को वापस उसकी पेमेंट करनी पड़ती फ्यूचर में, वो तो डेट हो जाता फ्यूचर के लिए। क्योंकि आरबीआई से डीलिंग कर रहे हो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसलिए आपके ऊपर डेट क्रिएट नहीं हुआ। तो इस बात को अच्छे से समझ लो, इंटरव्यू में भी काम आ सकती है वाली चीज़ कि वाई इज मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट अ नॉन डेट फाइनेंसिंग। सिंपल सा आंसर है क्योंकि आरबीआई कभी भी अपने उन बॉन्ड्स को एनकैश कराने नहीं आने वाला। प्रीलिम्स के लिए आप सिंपल से फैक्ट्स याद कर लो, जो सेंटेंस आ जाते हैं छोटे छोटे से, कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट पहले होता था लेकिन 1997 में इंडिया ने डायरेक्ट मोनेटाइजेशन बंद कर दिया। इन प्रैक्टिस, ठीक है, इन प्रैक्टिस हमने बंद कर दिया, उसको हमने लीगली 2003 में एफआरबीएम एक्ट 2003 से लीगली हमने कह दिया कि हाँ भाई ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट नहीं होगा इंडिया में। लेकिन 2017 में सरकार ने एफआरबीएम एक्ट को अमेंड किया और कहा कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन डेट फाइनेंसिंग। एक सेंटेंस आ सकता है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट प्रिवेंट्स क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, देश के बैंकिंग सेक्टर की एक कैपेसिटी है कि वो कितना लोन दे सकती है। ठीक है, चाहे वो देश का बैंकिंग सिस्टम लोन सरकार को दे, आपको दे, मुझे दे, अंबानी को दे, जिस मर्जी को दे, लेकिन इसे कैपेसिटी तो है ना, अनलिमिटेड पैसे तो दे नहीं सकते ना लोन पे। तो अब ये सोचो कि अगर सरकार आरबीआई के पास ना जाए कि तुम पैसे छापो
और मार्केट से लोन पे पैसा उठा ले, तो अल्टीमेटली वो पैसा हम लोगों के लिए, अंबानी जी के लिए कम हो जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम लोन तो सरकार ने ही उठा लिया। बैंकिंग सिस्टम की जितनी कैपेसिटी थी, मैक्सिमम कैपेसिटी सरकार ने ही यूज़ कर ली। सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड एज क्राउडिंग आउट। तो अगर सरकार लोन ना ले मार्केट से, सरकार आरबीआई से नोट छपवा ले, तो उस केस में क्राउडिंग आउट इफेक्ट होने से बच जाएगा। एमओडी कैन कॉज इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी में फ्रेश मनी आ रहा है, नोट छप रहे हैं, फ्रेश मनी आ रहा है, तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। SPMCIL के बारे में क्या क्या चीज़ें सच हैं। ये जो है SPMCIL, इसका काम है नोट छापना, सिक्के बनाना, ठीक है, करेंसी नोट्स, कॉइन्स, स्टैम्प पेपर्स। कहाँ छपते हैं स्टैम्प पेपर? ये कंपनी छापती है। पासपोर्ट बनाना, पोस्टेज स्टैम्प, बॉन्ड, गोल्ड सिल्वर की रिफाइनिंग करना, बहुत सारे काम हैं सरकार के। जितने बढ़िया बढ़िया ऐसे नोट छापने जैसे हाई सिक्योरिटी काम होते हैं, पासपोर्ट बनाना, कोई नकली पासपोर्ट ना बना ले, उसमें काफ़ी अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, वो सारे बढ़िया बढ़िया काम ये कंपनी करती है। ये एक PSU है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है। इस कंपनी को 2006 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मुंबई में नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मैप देखो ध्यान से। ये जो मैप है, ये मैप क्या बताता है कि हमारे देश में करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स कहाँ पे छपते हैं। करेंसी नोट छापने के लिए पहले पेपर चाहिए, ठीक है। वो पेपर है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। होशंगाबाद में पेपर मिल है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का। यहाँ पे पेपर पहले छापा जाता है, पेपर बनाया जाता है, सिक्योरिटी पेपर नोट्स के लिए। उसके बाद 4 प्रेस हैं जहाँ पे प्रिंटिंग होती है। पहले पेपर बन गया, अब पेपर पे प्रिंटिंग होगी, करेंसी नोट्स बनेंगे। देवस, नासिक, सल्बोनी और मैसूरू, ये हो गई 4 प्रिंटिंग प्रेस सरकार की, ठीक है। सरकार की, इनमें से 2 सरकार के, 2 आरबीआई की है। अब ये आरबीआई का एग्जाम नहीं है, तो आपको ये नहीं ध्यान रखना इनमें से 4 में से कौन सी आरबीआई की है, कौन सी सरकार की है। अपना ध्यान रखो कि इंडिया में नोट कहाँ छपते हैं। इंडिया में नोट इन 4 जगहों पे छपते हैं। इंडिया में कॉइन्स कहाँ पे बनते हैं, मिंट्स कहाँ पे हैं? कॉइन्स बनते हैं नोएडा, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे एक पेपर मिल है, 4 प्रिंटिंग प्रेस और 4 मिंट्स, और यहाँ पे भी SPMCIL में मैंने बिल्कुल सेम चीज़ लिखी है, 4 प्रेस, 4 मिंट, एक पेपर मिल। तो ऑब्वियसली ये सेम चीज़ें होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़, ठीक है, बट आपको बस रट लो, इसमें कुछ नहीं करना। ये ध्यान रखो, ये सेम चीज़ नहीं है। ये जो फैसिलिटीज़ हैं, इनमें से कुछ फैसिलिटीज़ SPMCIL की हैं, कुछ SPMCIL की नहीं है। आपको तो क्या ध्यान रखना है कि देश में पैसा कहाँ पे छपता है, यहाँ पे छपता है, और SPMCIL के बारे में कुछ सेंटेंसेस ध्यान करने हैं, और कुछ नहीं करना। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M0, M1, M2, M3, M4, ब्रॉड मनी, नैरो मनी, हाई पावर्ड मनी, क्या होता है ये सब? याद करते हैं, भूल जाते हैं। एक बार अच्छे से समझ लो। देखो, ये हम लोग हैं, हम लोग के पैसा कहाँ से आता है, नोट कहाँ से आते हैं? अल्टीमेटली कोई बेचारा इंसान छाप रहा होगा नोट को, वो बेचारा इंसान है आरबीआई। आरबीआई से नोट छपने शुरू होते हैं, इसलिए कहते हैं उसको जीरो, M0, यहाँ से सारी कहानी शुरू हुई। आरबीआई जब नोट छापता है तो उस पर आरबीआई का गवर्नर लिख के देता है, साइन करके देता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है, वो गारंटी दे रहा है, यानी कि उसकी लाइबिलिटी है। जैसे उसने नोट छापा आरबीआई ने, उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि भैया कल को अगर कि नोट लेके आ गया मेरे पास तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई। तो M0 कहानी जीरो से शुरू हुई, आरबीआई से शुरू हुई। इट इज़ अ टोटल लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई। चाहे आरबीआई ने जो पैसे छाप के, करेंसी इन सर्कुलेशन, ध्यान से सुनो, करेंसी इन सर्कुलेशन है, या सरकार का, बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जमा होता है, तो वो भी आरबीआई की लाइबिलिटी है। भाई एक सेकंड के लिए इमेजिन करो ना, ये आरबीआई है और ये है मान लो कोई बैंक हमारा, और बैंक ने आरबीआई से कहा भी हमारे थोड़े पैसे रख लो एज अ CRR या एज अ वॉट एवर। तो पैसे किसके? पैसे तो बैंक के हैं ना, लेकिन रखे आरबीआई ने हैं फिलहाल कुछ टाइम के लिए, तो वो भी आरबीआई की लायबिलिटी है।
तो द मनी विद आरबीआई, डिपॉजिट्स विद आरबीआई, करेंसी इन सर्कुलेशन, वो सारी चीजें मिला मिलू के जो भी आरबीआई की लाइबिलिटी बैठती है उसको हमने कह दिया मॉनेटरी बेस। इट इज अ बेस ऑफ अवर कंट्री, बिकॉज पूरे पैसे की कहानी यहीं से शुरू हो रही है। सो इट इज अ मॉनेटरी बेस। वर्ड्स में इसलिए एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं ताकि आपको ध्यान हो जाए। ठीक है, एम नॉट इज द मॉनेटरी बेस ऑफ इंडिया। आरबीआई सबसे पावरफुल है, अगर उसने नोट छापने बंद कर दिया तो पूरी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इट इज आरबीआई इज वेरी पावरफुल, सो इट इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी टर्म्स याद कर लो, भूलोगे नहीं फिर, पहचान बना के ऐसे हो गया। लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई, हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस। ठीक है, पैसा छप गया, हमारे पास आ गया, हमारी बल्ले बल्ले हो गई। हमने उस पैसे को सबसे पहले क्या किया, थोड़ा सा अपनी जेब में डाल लिया, पर्स में डाल लिया, जब मर्जी चाहे खर्च कर लेंगे। थोड़ा पेटीएम में डाल लिया, थोड़ा बैंक अकाउंट में डाल लिया, जब मर्जी निकाल लेंगे बैंक में से, सेविंग अकाउंट के अंदर। दिस इज M1। जीरो के बाद वन, हम ये तो करते हैं, सेविंग अकाउंट में डालते हैं, पर्स में डालते हैं पैसे। तो जीरो के बाद वन, ऑब्वियस सी बात है। इससे हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन, कपड़े, जूते, डेली का सामान, ये सारी चीज़ें खरीदते रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम बताने क्या चाह रहे हैं कि देश में जो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। डिमांड कहाँ से आ रही थी, M0 से M1, हमारे डिमांड डिपॉजिट्स M1, M1 से ये डिमांड क्रिएट हो रही है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो इसको। ओके, अब मान लो मोबाइल और शर्ट जूते से हमारा काम नहीं चल रहा, अभी हमें गाड़ी चाहिए। गाड़ी आ रही है मान लो 5 लाख रुपए की। सेविंग्स अकाउंट में कोई नहीं रखता 5 लाख रुपए, अक्लमंद लोग उसकी एफडी करा देते हैं। ठीक है, तो फिर अपनी एफडी तोड़ोगे, घर खरीदना एफडी तोड़ोगे, तो उसके लिए अपनी एफडी का भी यूज़ करोगे और जो सेविंग अकाउंट पैसे थोड़े वो भी यूज़ करोगे। दोनों मिला के M1 और M3, ये जो मिलाया आपने और जो घर गाड़ी खरीदी, ठीक है ना, तो घर और गाड़ी की डिमांड कहाँ से जनरेट हो रही है, M3 से, आपकी फिक्स डिपॉजिट तोड़ के। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल लिए, ये बड़ी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको एफडी तोड़नी पड़ गई। तो यानी कि M1 प्लस M3, मुझे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, उसके लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि सेविंग्स अकाउंट। जब मर्जी पैसा डिमांड कर लो, जब मर्जी पैसा निकाल लो सेविंग अकाउंट में से। ठीक है, प्लस फिक्स डिपॉजिट, हमें फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी का वेट करना पड़ता है, उसको तोड़वाना पड़ता है। तो M1 प्लस M3 से जो हमने खर्चे किए, सॉरी, डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट से जो खर्चे किए उसको मिला के बोला M3। यहाँ पे जो M3 मैंने बनाया है ये डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के बीच में बनाया है, यानी कि M3 में दोनों चीज़ें हैं। M3 में डिमांड डिपॉजिट भी है, फिक्स डिपॉजिट भी है, सिंपल सा है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, M0 से M1 आया सेविंग अकाउंट में, साथ में अगर आप FD को भी इंक्लूड कर लो तो बन गया M3। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट प्लस फिक्स डिपॉजिट इज इक्वल टू M3। इतना याद हो गया, बहुत है। बाद में एक छोटी सी स्टोरी आती है कि इंडिया में जो लोग हैं ना, वो अपना सारा पैसा बैंक में नहीं डालते, कुछ लोग पैसा जो है पोस्ट ऑफिस में भी रखते हैं। जैसे आपका बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी होता है। तो अगर M1 में उसको ऐड कर दो, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को ऐड कर दो, तो M2 बन गया। ऐसे ही जो हमारा ऊपर M3 बना था, उस M3 में अगर हमने पोस्ट ऑफिस वाला भी फिक्स डिपॉजिट इंक्लूड कर लिया तो बन जाएगा M4। सिंपल। तो ये पोस्ट ऑफिस की कहानी अलग हो गई बिल्कुल। ठीक है ना, तो ऐसे आपको ध्यान हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले हैं यहीं से आए हैं, जो मैंने ऊपर समझाया है आपको। मॉनेटरी बेस, बेस समझ गए, हाई पावर समझ गए, वेरी पावरफुल आरबीआई। दो और टर्म्स होती हैं, नैरो मनी, ब्रॉड मनी। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे हम, पैसा आया डिमांड डिपॉजिट, ये पतली गली है, नैरो मनी थोड़ा सा ही है, सेविंग अकाउंट में 20-30 हज़ार रुपये ही होते हैं सिर्फ। और फिर अगर आप कहो कि मैं अपनी एफडी भी इंक्लूड कर रहा हूँ तो हो गया ब्रॉड मनी। ठीक है, तो ब्रॉड मनी में फिक्स डिपॉजिट भी होता है, सो दैट इज M3। नैरो मनी में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट होता है, दैट इज M1। अगर आपको ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग लग रही हैं, एग्जाम में दिमाग नहीं काम करेगा, टेंशन में होंगे, घबरा गए होंगे, तो फिर आप ये सिंपल सा डायग्राम याद कर लो। पेपर में लास्ट पेपर पे बनाना, ऐसे लिख देना M1, M2, M3, M4, ये लिख देना, लाइनें जोड़ देना। यहाँ पे लिखना पोस्ट ऑफिस दोनों जगहों पे, यहाँ पे लिखना टाइम डिपॉजिट दोनों जगहों पे।
और एरोस तो बना ही लोगे, सिंपल सिंपल एरो हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे बनाओगे तो आपके जो भी फॉर्मूले हैं यूपीएससी पूछेगा, सारे आपके फॉर्मूले यहीं से अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। हो गया याद। एक और कंसेप्ट होता है, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन को ही मनी क्रिएशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट। आपने बैंक में 100 रुपये डाले, बैंक एक जादूगर है जो उस 100 रुपये को मल्टीप्लाई कर करके मनी क्रिएट कर रहा है आउट ऑफ थिन एयर। कैसे करता है? बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये बंदा है मोहन, ठीक है। मोहन के पास 100 रुपये थे। मोहन ने 100 रुपये बैंक में जमा कर दिए। तो मोहन से पूछो भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मोहन कहेगा मेरे पास 100 रुपये हैं। आई हैव 100 रुपीज़ ऑफ डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक, ठीक है। बैंक क्या करता है? इंडिया में CRR और SLR लगभग एज्यूम कर लो 20% है, लगभग इतना ही है, ठीक है। तो यानी कि उस 20% का बैंक कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो बाकी 100 में से 80 रुपये बचे, 80 रुपीज़, इनका बैंक क्या करेगा? लोन पे दे देगा। भाई लोन पे देगा तो कुछ इंटरेस्ट आएगा, कमाई वमाई होगी बैंक की, है ना, पैसे मिलेंगे बैंक को। तो इसलिए बैंक ने 20 रुपये तो मजबूरी है उसने रख दिया अलग CRR SLR के नाम पे। बाकी 80 रुपये जो है बैंक ने, एक बंदा लोन मांग रहा था उसको लोन पे दे दिए। इस बंदे ने लोन क्यों मांगा था? इसको मे बी कोई गाड़ी वाड़ी खरीदनी हो, कुछ खर्चा करना हो, कुछ फैक्ट्री लगानी हो, जो मुझे पर्पस हो उसका, इसने वो पैसे लिए। भाई खर्चा करने के लिए ही लोन लिया था ना, खाने के लिए थोड़ा ना लिया था। तो इसने खर्चा करने के लिए लिया है, इसने वो खर्चा कर दिया, इस बंदे को दिया, इस बंदे ने उसको कुछ सर्विस वगैरह दे दी होगी। अब ये बंदा खुश कि यार मेरी तो सेल हो गई, मैंने 80 रुपये का माल बेच दिया, मेरे पास 80 रुपये आ गए, बल्ले बल्ले। ये बंदा जाके अपने बैंक में वो 80 रुपये डिपॉजिट करा देगा। इसका नाम था सोहन। तो सोहन ने भी बैंक में जाके 80 रुपये डिपॉजिट करा दिए। बैंक के पास कितने रुपए थे? पहले 100 रुपये मोहन के थे, अब सोहन के भी 80 रुपये आ गए। अब बैंक कहेगा भी 80 रुपये आ गए, 20% तो भेज दो CRR SLR में, बचे 80%, 80 का 80% हो गया 64 रुपीज़। ये 64 रुपीज़ लोन पे देगा। ये बंदा उस लोन लेके उसको खर्चा करेगा। जिस बंदे को खर्चा हुआ, जिसको पैसे मिले वाले खर्च होके, वो बंदा अपने पैसे 64 रुपीज़ बैंक में जमा करा देगा। तो बैंक के पास पहले मोहन के 100 रुपये थे, फिर सोहन के 80 रुपये आए, फिर रोहन के 64 रुपीज़ आ गए। तो ऐसे बैंक के पास पैसे आए जा रहे हैं। इनिशियली 100 रुपये थे, उन्हीं से सारी चीज़ें चल रही हैं। पूरा खेल इस 100 रुपये से ही चल रहा है, ठीक है। और ये कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। गलत तब होगा अगर अफवाह उड़ जाए कि बैंक डूब रहा है और मोहन, सोहन, रोहन तीनों एक साथ बैंक पे चले जाएं कि बैंक वाले सर मुझे सुनने में आया है आपका बैंक डूबने वाला है, आपके पास पैसे वैसे नहीं है, आप मेरे पैसे दे दो। अगर सभी लोग एक साथ आ जाएंगे बैंक के पास तो बैंक कंगला हो जाएगा। उसको कहते हैं बैंक रन। बैंक रन्स आर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हो सकता है बैंक बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन अगर अफवाह फैल गई, लोगों को अफवाह पे यकीन हो गया, सब लोग एक साथ आ गए, तो सब लोगों को एक साथ पैसे देने की हिम्मत नहीं है बैंक के पास, इसलिए बैंक डूब जाएगा सच में फिर, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि बैंक को पता है कि हर बंदा पागल नहीं हो गया, हर बंदा एक साथ नहीं आएगा, एक टाइम पे एक आध लोग ही आएंगे, इतना पैसा बैंक अपने पास रखता है और बैंक का काम चलता रहता है। तो ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, काम ऐसे ही चलता है इकोनॉमी का। कंसेप्ट आप समझ गए हो? प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जो भी है, कंसेप्ट आप समझ गए हो। प्रीलिम्स में क्रेडिट क्रिएशन पे शायद क्या हो सकता है कि सेंटेंस आ सकते हैं कुछ, अगर यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करना चाहे तो वो इम्पैक्ट पूछ सकता है। यूपीएससी पूछ लेगा कि मान लो आरबीआई CRR और SLR को कम कर दे, जैसे उसने किया रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में। तो अगर आरबीआई CRR SLR को कम कर रहा है तो उसका क्रेडिट क्रिएशन पे, इस पूरे खेल पे क्या इम्पैक्ट होगा? भाई क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक को 80 रुपये लोन पे दे दिए, सिर्फ 20 रुपये नहीं दे पाया लोन पे। क्यों? क्योंकि उसको जमा करने थे CRR SLR में। अगर CRR SLR को कम कर दिया गया, 20 की जगह 10 कर दिया गया, तो बैंक 80 की जगह 90 रुपये लोन पे दे देगा, ठीक है ना। तो फिर क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। 90 रुपये यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे भी 81 रुपीज़ आ जाएंगे, तो ऐसे बढ़ जाएगा क्रेडिट क्रिएशन। और उल्टा हो जाएगा, अगर CRR SLR बढ़ जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस यूपीएससी कैसे फ्रेम कर सकता है कि मान लो इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कम है, देयर इज लो क्रेडिट क्रिएशन, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा?
पहला इंपैक्ट ये होगा, इट विल लीड टू लो वेलोसिटी ऑफ मनी, ये अब डिस्कस करेंगे क्या होता है। दूसरा इंपैक्ट हो सकता है, इट विल लीड टू लो इन्फ्लेशन रिस्क। देखो यहाँ पे 100 रुपये दिए, 100 के 80, 80 के फिर 64। मान लो क्रेडिट क्रिएशन स्लो है किसी भी वजह से। क्रेडिट क्रिएशन वैसे ये पूछ सकता है यूपीएससी कभी कि क्रेडिट क्रिएशन इंडिया में एक्चुअली पिछले कुछ सालों में कम हुआ था, तो क्यों कम हुआ था, क्या रीज़न हो सकते हैं। दो बातें होती हैं, दो रीजंस हो सकते हैं। यह है आपका बैंक, यह है आपका लोन लेने वाला इंसान। या तो बैंक लोन देगा नहीं, या लोन लेने वाला लोन लेगा नहीं, मतलब कम लेगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम कहेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। बैंक लोन कम क्यों देगा? अगर इकोनॉमी की हालत बेकार है, स्लो डाउन आ गया, कोरोना आ गया, तो बैंक लोन देने से डरेगा। गारंटी नहीं कि पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो बैंक के पास पैसे होंगे लोन देने के लिए, बट वो नहीं देगा क्योंकि एनपीएस बहुत बढ़ रहे हैं, प्रोविजनिंग करनी है, 50 लफड़े हो सकते हैं। लोन लेने वाला लोन नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा? इंडिया में पिछले 2 सालों में डिमांड साइड स्लो डाउन था, सप्लाई साइड नहीं, डिमांड साइड। यानी कि फैक्ट्रीज खाली पड़ी हैं, फैक्ट्रीज में बिस्किट बनाने की, साबुन बनाने की बहुत जगह है, कैपेसिटी है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। डिमांड साइड स्लो डाउन आया। जब डिमांड साइड स्लो डाउन आया, फैक्ट्री में खाली कैपेसिटी है, तो फैक्ट्री का मालिक जो सपने देख रहा था और फैक्ट्री लगाऊंगा लोन लेके, वो नई फैक्ट्री नहीं लगाएगा अब, ठीक है। तो द हंगर फॉर लोन डिक्रीजेस, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन स्लो हो जाएगा। लो क्रेडिट क्रिएशन लीड्स टू लो इन्फ्लेशन रिस्क। लोगों के पास पैसा भी नहीं है, लोग कम खरीदेंगे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी चीज़ों की, तो फिर फैक्ट्री के मालिक कम फैक्ट्रीज लगाएंगे, लोन नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन का रिस्क कम रहेगा। वेलोसिटी ऑफ मनी पे अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मनी। सिंपल सी बात है कि पैसा कितने हाथ में जा रहा है। एक बंदे का पैसा दूसरे बंदे के हाथ में गया, दूसरे बंदे का पैसा तीसरे बंदे के हाथ में गया, पैसा सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में। आपने दुकानदार से कुछ खरीदा, दुकानदार को पैसे मिल गए, उसने किसी और से कुछ और खरीद लिया, फिर उसने किसी और से कुछ खरीद लिया, उसने कहीं और खर्चा कर लिया, ठीक है ना। ये सब क्या कहते हैं उसको, पहिया चलता रहता है इकोनॉमी का, राइट। तो इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। तो ये पहिया अगर बड़ी स्पीड से चल रहा है तो देयर इज हाई वेलोसिटी ऑफ मनी। ये पहिया बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, सब पैसे दबा के बैठे हैं कि भैया पता नहीं आने वाले टाइम में क्या रहेगी स्थिति, तो लोग खर्चे नहीं कर रहे, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ मनी विल बी स्लो। फॉर्मूला याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस फॉर्मूला। फिर भी अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो, सिंपल सा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीडीपी अपॉन मनी सप्लाई। भूल जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। एक पहचान बता देता हूं, ये हम थे, ये हमारा पैसा था, ठीक है, M1 हमारा पैसा है। वेलोसिटी डिपेंड करेगी कि हम अपना पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो M1 क्या था, M1 मनी सप्लाई है, M1 इज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। उसको आप कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हो, कितनी स्पीड से खर्च कर रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जीडीपी। तो मनी सप्लाई मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू जीडीपी। पैसा है बैंक के अंदर, मनी सप्लाई है, ओके वेरी गुड। खर्च कर रहे हो स्पीड से, यस सर बड़ी स्पीड से खर्चा कर रहा हूं मैं, तो जीडीपी बढ़ती रहेगी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्रीजिंग। पैसा नहीं है या वेलोसिटी बहुत कम है, खर्चा ही नहीं कर रहे हो, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्रीज, जीडीपी नीचे चली जाएगी। याद करना चाहो इसको ऐसे याद कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2002 में यूपीएससी ने पूछा था कि ब्रॉड मनी इनमें से क्या क्या है। ब्रॉड मनी M3, ब्रॉड मनी M3 ध्यान है, ये हमने बताया था। M1 नैरो है और M3 में डिमांड प्लस फिक्स दोनों आ गए, ब्रॉड मनी है M3, है ना। ऑप्शन दे रहा है, करेंसी विद पब्लिक, आपकी जेब में जो पैसा है, बिल्कुल। आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, डिमांड डिपॉजिट, बिल्कुल ठीक बात है। टाइम डिपॉजिट यानी कि FD, यही 3 चीज़ें थी M3 के अंदर ब्रॉड मनी में। तो ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। 2013 का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। इन्फ्लेशन इनमें से किसके द्वारा सबसे ज़्यादा हो सकती है? सही आंसर है डी, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की बात हो रही है,
बजट डेफिसिट है, आपने नया मनी प्रिंट करवा लिया। जब फ्रेश मनी आ रहा है इकोनॉमी के अंदर तो इन्फ्लेशन के चांसेस मोस्ट सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, बाकी भी ऑप्शन में हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ठीक है, दिस इज द मोस्ट एकदम बेस्ट ऑप्शन है ये। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी क्या होती है, बैंक्रप्सी क्या होती है? इनएबिलिटी टू पे द ड्यूज, पैसे देने की क्षमता नहीं है। मैंने किसी से लोन लिया लेकिन मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूं। माई इनएबिलिटी टू पे द ड्यूज इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी। आई हैव बिकम इंसॉल्वेंट। लेकिन हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे किसी के पैसे वापस नहीं करने, इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं भैया आई एम इनकेपेबल, मेरे पास एबिलिटी नहीं है पैसे पे करने की। तो आपको लीगली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। सरकार कहेगी हाँ भाई सही बात है, इसका हमने देख लिया, ये बंदा सच में बहुत गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ माई इनएबिलिटी इज कॉल्ड एज बैंक्रप्सी। पैसे नहीं है मेरे पास, वो हो गई इंसॉल्वेंसी। सरकार ने डिक्लेयर कर दिया हाँ ये बंदा कंगला है, तो वो हो गई बैंक्रप्सी। ठीक है, मान लो मैंने किसी कंपनी ने ऐसा बोला, कंपनी ने लोन लिया था बैंक से, कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, वी आर इंसॉल्वेंट। सरकार ने देखा, सरकार ने कहा हाँ भी सच सही बात है, इस कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो कंपनियों की बैंकरप्ट, लीगल डिक्लेरेशन। अब क्या किया जाए? सरकार कहेगी भी ठीक है, कंपनी की जो भी मशीनें हैं, गाड़ियां हैं, ज़मीन है, बेच दो, सब बंद करो कंपनी को, जो पैसा मिलता है उसको बांट दो बैंकों में जिनसे लोन लिया हुआ था। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन। लिक्विड कर दिया, अच्छी खासी सॉलिड फैक्ट्री थी, उस सॉलिड फैक्ट्री का लिक्विड बना के बेच दिया, बह गया वो सारा पानी। विंडिंग अप एंटिटी। आईबीसी क्या है? ये जो आईबीसी 2016 में आया था, ये कुछ नहीं, ये जो इंसॉल्वेंसी के केसेस होते हैं, ऐसे जो केसेस होते हैं कंपनी वाले कि कंपनी डूब गई, पैसे नहीं है, ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए टाइम बाउंड प्रोसेस में कि भी करना क्या कंपनी का, कंपनी को रिवाइव करना है, बंद कर देना है, क्या करना है, जो भी करना है डिसाइड कर लो टाइम बाउंड मैनर में। वो इसका मेन एम था इस कोड का। इट इज़ अ लॉ, ठीक है, इसको बोलते कोड है। होता ये है कि जब बहुत सारे लॉज, एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं लेकिन तितर बितर अलग अलग जगह होते हैं, ठीक है, उनको एक जगह कंपाइल नहीं किया जाता है, कई बार उनमें आपस में क्लैश हो जाता है लॉज के बीच में, तो इसलिए सरकार क्या करती है, सब लॉज को कंबाइन करके, रिलेटेड लॉज को कंबाइन करके कोड बना देती है। वो कोड भी एक लॉ ही है, बस वो थोड़ा अच्छा साफ सुथरा एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होता है। सो दिस इज अ लॉ एक्चुअली। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने कहा भी काफ़ी कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, काफ़ी सारी कंपनीज लोन नहीं दे पाएंगी, ऐसे तो हर कंपनी को आईबीसी में आना जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम आईबीसी प्रोसेस में ऐसा कह देते हैं कि कोई फ्रेश केस नहीं लिया जाएगा, जो केस चल रहे हैं बट कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। ठीक है, वो न्यूज़ थी छोटी सी। क्वेश्चन बन सकता है आईबीसी के ऊपर, आईबीसी का प्रोसेस क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है, बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है। एक होता है एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये जो बैंकर्स हैं, इन 4 बैंकर्स ने एक फैक्ट्री को, ये एक फैक्ट्री है, इसको लोन दिया था। इन बैंकर्स ने इस फैक्ट्री को लोन दिया था, फैक्ट्री ने कहा हम लोन नहीं चुका सकते हैं, तो ये जो बैंकर्स हैं, क्रेडिटर्स, बैंकर्स कौन है? क्रेडिटर्स, याद कर लो, क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स जाएंगे एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कंपनी है एलएलपी, ये जो कंपनी है इसके खिलाफ वो यहाँ पे जाएंगे एनसीएलटी में। फिर क्या होगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूटेड। एनसीएलटी कहेगा भी ठीक है, ये जो फैक्ट्री है इसने किस किस से लोन ले रखा है, आ जाओ सब लोग लिख के दे दो कि हाँ भैया इस फैक्ट्री वाले ने हमसे पैसे ले रखे हैं, पैसे वापस नहीं किए। तो वो जो सारे जिन लोगों को पैसा चाहिए इस फैक्ट्री से, वो जो क्रेडिटर्स हैं उनकी कमेटी बनाई जाएगी, ये हो गई सीओसी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, ये कमेटी बना दी गई, इन लोगों को पैसा चाहिए इस फैक्ट्री से और फैक्ट्री के में पैसा नहीं है। अब क्या किया जाएगा? ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बिठाएगी, आरपी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये लोग मिलके एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को फैक्ट्री में भेजेंगे। फैक्ट्री का जो मालिक है उसको लात मार के वहाँ से बाहर निकाला जाएगा कि भैया तू यहाँ से हट, हमारा बंदा आ रहा है। ये बंदा आरपी जो है, आरपी साहब यहाँ पे बैठेंगे कुर्सी पे और वो देखेंगे कि एक्चुअली फैक्ट्री की स्थिति क्या है, फैक्ट्री में सच में पैसा नहीं है क्या, क्या फैक्ट्री के पास फ्यूचर में ऑर्डर्स नहीं है, इसकी फ्यूचर में इनकम हो सकती है नहीं हो सकती, या इसको बंद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बंदा सारी चीज़ें देखेगा और बताएगा कि क्या करना है इस फैक्ट्री का, बंद करना है, रिवाइव करना है, किसी बड़ी कंपनी को बेच देना है, वो सारी बातें इस बंदा सोचेगा और एक प्लान प्रपोज करेगा, जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन प्लान। वो रेजोल्यूशन प्लान इन लोगों को प्रपोज करेगा
एंड ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं कहेंगे ठीक है हमें आपका प्लान मंजूर है, ऐसा करके देखते हैं, वरना कहेंगे नहीं भी इसका कुछ नहीं होने वाला है, इस कंपनी को इसको बंद करो। तो क्या किया जाएगा, लिक्विडेट कर दिया जाएगा, कंपनी को बंद करो, इसको बेचो, जो भी पैसे मिलेंगे ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस के बाद अगर जो भी फैसला निकला उसमें अगर किसी को कोई एतराज़ है, ठीक है, तो वो कहाँ पे जा सकते, कहाँ पे अप्रोच करेगा, अपील कहाँ पे करेगा, अपील करेगा NCLAT, नेशनल कंपनी ए फॉर अपीलेट, अपील करने के लिए अपीलेट लॉ ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। अगर यहाँ पे भी बात नहीं बनी, जो भी पार्टी खफा है वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। ये बात होगी कंपनी की। अगर कोई इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है, उसके लिए जाया जाता है DRT में, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, वहाँ से कोई शिकायत हो तो डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल, और वहाँ से शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट में। ये सिंपल सा अपीलेट मैकेनिज्म होता है। अब जैसे जून के ही महीने में एक और छोटी सी न्यूज़ आई थी, एक रूलिंग आई थी, NCLT की रूलिंग्स आती रहती हैं, रूलिंग पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, लेकिन एक टर्म मेंशन्ड है वहाँ पे। टर्म इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड आर्टिकल में मेंशन थी, व्हाट इज़ अ वाटरफॉल मैकेनिज्म फॉर लिक्विडेशन। ये वाटरफॉल मैकेनिज्म क्या होता है, ये बहुत जगह होता है वाटरफॉल मैकेनिज्म, कंप्यूटर साइंस में भी अपने कई लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे बाल्टी है ना, बाल्टी में पानी डाला, जब बाल्टी पूरी भर गई तभी एक्सेस पानी, जो एक्सेस है, जो ये बाल्टी कह रही है मेरा कोटा पूरा हो गया, अब जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है ले लो जिसको लेना है, मैं तो अपना पानी नहीं दे रहा, मेरा पूरा पानी हो गया, मेरा एक्स्ट्रा पानी नीचे वाली बाल्टी में जाएगा, ये बाल्टी पूरी भरेगी, फिर कहेगा हाँ भी एक्स्ट्रा पानी जो है वो तुम आगे आगे ले लो, ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। दिस इज वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब ये हुआ कि ये नलके में से पानी नहीं, पैसे निकल रहे हैं। कंपनी को जो आपने लिक्विडेट किया, कंपनी को बंद कर दिया, उसकी सारी चीज़ें बेच दी, तो जो पैसा मिला वो पैसा सबसे पहले किसको मिलेगा, ये जो सारा IBC की प्रोसीडिंग्स हुई थी ना, उस प्रोसीडिंग में खर्चा तो लगता है, ये जो RP साहिब हैं ये भी कुछ पैसे वैसे लेंगे ना, उन्होंने काम किया बढ़िया सा। तो ये जो IBC की प्रोसीडिंग्स थी, सबसे पहले इन प्रोसीडिंग्स का खर्चा निकाला जाएगा। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन है, जो एकदम गरीब वर्कर्स होते हैं, जो 10,000 रुपये महीने की इनकम में काम करते हैं, वर्कर्स जो होते हैं कंपनी के एकदम नीचे दर्जे के, सबसे पहले फिर उनको पैसा मिलेगा। एंड जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जिनके अगेंस्ट कंपनी ने कुछ सिक्योरिटी दी थी कि भाई आप ये चीज़ गिरवी रख लो और हमें लोन दे दो, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनको पैसा मिलेगा। उसके बाद भी जब इनको प्रॉपर पैसा मिल गया पूरा, उसके बाद भी अगर ज़्यादा पैसा बच गया और भी पैसा बचा हुआ है, तो फिर जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ को पैसा मिलेगा। फिर भी पैसा बच गया तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर बच गया तो सरकार के कोई ड्यूज़, कंपनी 2 साल से टैक्स नहीं पे कर रही थी, कोई फाइन्स थे वगैरह वगैरह, तो सरकार के ड्यूज़। एंड लास्ट में अगर कुछ बचा तो जो कंपनी का मालिक है, शेयर होल्डर्स थे, इक्विटी होल्डर्स, उनको मिलेगा। इसे कहते हैं ये वाटरफॉल मॉडल। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा एक बात, ब्रॉडली ना 1-2 पॉइंट ध्यान कर लो, पूरा मत याद करो, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए था आपको। UPSC जरूर पूछ सकता है कि प्रायोरिटाइज किसको किया जाता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी किसको मिलती है पैसे मिलने में, या शेयर होल्डर्स को। 3 चीज़ें ध्यान रखो, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और शेयर होल्डर। शेयर होल्डर सबसे बाद में है, वो कंपनी के मालिक है, उन्होंने ही कंपनी डुबोई है, तो भैया तुम्हें तो सबसे बाद में मिलेगा। और सबसे पहले मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिनके पास कुछ गिरवी रखे हुए कागज वगैरह हैं, ठीक है ना। तो सब 3 चीज़ें ध्यान रखो, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पहले मिलेगा, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, और सबसे लास्ट में शेयर होल्डर को। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी फालतू ही चीज़ें बता रहा हूँ, फालतू थोड़ी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, UPSC प्रीलिम्स में ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कई बार पूछ लेता है, तो अंडरस्टैंडिंग की वजह से लोगों को फिर दिक्कत होती है कि सर दिमाग में नहीं आई चीज़ है। फैक्ट्स रट लो। फैक्ट सिंपल से ये है कि कंपनी खुद भी NCLT में जा सकती है कि सर हमसे कंपनी नहीं चल रही, लोगों का कर्जा लिया हुआ है, हम कंपनी बंद करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी खुद भी जा सकती है, पिटीशन कर सकती है अपने ही खिलाफ। लेकिन प्रमोटर्स कैन नॉट बिड फॉर देयर ओन कंपनीज। अगर कंपनी बिक रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो मालिक था कंपनी का वो ही आ जाए। कई लोग बड़े चालाक थे, वो क्या करते थे कि मान लो मैं कंपनी का मालिक हूँ, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मैंने बहुत सारे बैंकों से लोन ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने पैसे कहीं गलत जगह खर्च कर दिए। मैं कहूँगा भी कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी को बेच दो और क्या है भाई, ठीक है, तो बाहर हो लिया। वो जो मैंने पैसे उड़ाए थे ना, वो मैंने अपनी ही किसी और रिलेटेड कंपनी में उड़ाए थे,
यानी कहीं और है। अब जब कंपनी की औकात थी 500 करोड़ की, अब वो औने पौने दाव पे बिकेगी, 50 करोड़ में बिकेगी कंपनी, तो मैं जेब से 50 करोड़ रुपए निकालूंगा और अपनी ही कंपनी फिर से ले लूंगा। इस प्रोसेस में हुआ क्या, पहले कंपनी का मालिक मैं था, अभी भी कंपनी का मालिक मैं हूं, लेकिन फ़र्क ये हो गया कि पहले मेरी कंपनी के ऊपर कर्जा था, अब वो कर्जा उतर गया सारा आईबीसी के प्रोसेस की वजह से। तो ये घपलेबाजी लोग बहुत करते थे, इसलिए सरकार ने कहा कि जो प्रोमोटर है, कंपनी का मालिक है, वो खुद अपनी कंपनी के लिए बिड नहीं कर सकता। इंटरव्यू आ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ इस साल 2 इंटरव्यू, अगले साल 2, यार कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो कोई बुराई नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ मैं, बट एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे हिसाब से वर्थ इट है, समझ लो इन चीज़ों को। क्रेडिटर्स कैन विड्रॉ एप्लीकेशन विद इन 30 डेज, ये बहुत बढ़िया चीज़ है एक्चुअली। इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसका जिक्र किया था इस साल। होता क्या है कि आईबीसी में जैसी ये प्रोसीडिंग चालू हुई और ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी साहब यहाँ पे बैठे गद्दी पे, तो मैंने कहा था ना कि कंपनी के मालिक को लात मार के निकाल दिया जाएगा। तो लोगों को, कंपनी के मालिक को डर होता है कि कंपनी जिस दिन एनसीएलटी ने एप्लीकेशन ले ली और आरपी आ गया यहाँ पे, उस दिन मेरे हाथ से मेरी कंपनी का कंट्रोल चला जाएगा। तो वो कंट्रोल ना जाए, वो बहुत बड़ा डर होता है। उस डर की वजह से जैसे ही एनसीएलटी की एप्लीकेशन गई, एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, ये लोग भागे भागे आते थे क्रेडिटर्स के पास, बैंकों के पास, सर गलती हो गई, आप तो सीरियस हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे, आप पैसे ले लो अपने। तो ये लोग कहते थे कि यार बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब तो एप्लीकेशन जा चुकी है एनसीएलटी में, अब हम क्या करें, हम ही मजबूर हैं। तो सरकार ने कहा विद इन 30 डेज अगर ये बंदा राजी हो जाए पैसे देने के लिए, तो बैंक कह सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, सेटलमेंट हो गई है, एप्लीकेशन वापस से कर रहे हैं। तो कोई छोटी बात नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो क्रेडिटर्स 30 दिन में एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं। होम बायर्स आर नाउ ट्रीटेड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था 2 साल से। जो बिल्डर्स होते हैं वो लोगों से पहले पैसे ले लेते हैं कि पहले एडवांस पेमेंट कर दो 50% और आपका फ्लैट बन रहा है अभी। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स उन होम बायर्स को माना जाएगा जो एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स मतलब जब भी पैसे आएंगे तो वाटरफॉल मॉडल में यहीं पे होंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मेरे ख्याल से शायद इन्हीं में इनको माना जाता है आई थिंक। तो इनको काफ़ी जल्दी पैसे मिल जाएंगे इनके। ठीक है, अगर किसी कंपनी ने 20 लाख रुपए का लोन नहीं चुकाया, कुल मिला के टोटल 20 लाख का लोन नहीं चुकाया कंपनी ने, तो ये नहीं आप उसको एनसीएलटी में लेके चले जाओ, नहीं, एटलीस्ट 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए टोटल, तभी आप उसको एनसीएलटी में लेके जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। आईबीसी से पहले एक सरफेसी भी एक्ट था। सरफेसी में क्या होता था, देखो जैसे मान लो ये मेरी गाड़ी है, ये गाड़ी है, मैंने गाड़ी लोन पे ली, ठीक है, एंड मैंने लोन नहीं चुकाया, तो बैंक वाले आएंगे और गाड़ी उठा के ले जाएंगे, गाड़ी बेच देंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे। बैंक वालों को किसने हक दिया, ये बैंक वालों को हक ये दिया सरफेसी ने। सरफेसी एक्ट है, कानून का नाम है सरफेसी एक्ट 2002। इसमें कहा गया है कि बैंक वाले ऐसे केसेस में बिना कोर्ट की परमिशन के, कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, बिना कोर्ट की परमिशन के उस गाड़ी को, व्हीकल को उठा के ले जाएंगे, बेच देंगे, जो मर्जी करें, पैसे रिकवर करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि गाड़ी कोलेटरल थी। लेकिन आईबीसी के केस में कोलेटरल जरूरी नहीं है। एक कंपनी ने लोन लिया लेकिन लोन वापस नहीं किया, तो कल को बैंकर ये भी कह सकते हैं तुमने कोलेटरल तो कुछ नहीं रखा, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारी कंपनी बिकवा देंगे, हम तुम्हारी ज़मीन बिकवा देंगे, तुम्हारी पूरी फैक्ट्री बिकवा देंगे। वो बंदा कहेगा यार मैंने तो अपनी फैक्ट्री गिरवी रखी ही नहीं, कैसे बिकवा दोगे? तो आईबीसी कहता है बिकवा सकते हैं। यही डिफरेंस है सरफेसी आईबीसी में। सरफेसी सिर्फ गिरवी रखी हुई चीज़ को ही बेचने का हक देता है बैंकर्स को। आईबीसी कहता है आपने वो चीज़ गिरवी रखी या नहीं रखी है, तो आप ही की ना, हम उसको बिकवा देंगे और पैसे ले लेंगे अपने। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सरफेसी और आईबीसी में। बाकी डेडलाइन से रट लो, एनसीएलटी में एप्लीकेशन दोगे तो एनसीएलटी को विद इन 14 डेज एप्लीकेशन डिसाइड करनी होती है कि एप्लीकेशन ले या ना ले, एंड विद इन 330 डेज प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस आईबीसी का कंप्लीट करना ही होता है। अगर ना हो तो क्या होगा, कंपनी को लिक्विडेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को बंद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। यार ये ना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कंसेप्ट समझ लो एक और छोटा सा। फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स बनाने के लिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए पहले, फिर ज़मीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, फिर उसमें फ्लैट बनाने के लिए पैसा चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारा पैसा चाहिए। ये सेठ आदमी है,
पारसनाथ डेवलपर्स, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, बहुत पैसे इन लोगों के पास, सेठ आदमी है, पैसा लगाएंगे, फ्लैट बन जाएंगे, फ्लैटों को बेचेंगे फिर, ठीक है। दूसरी होती हैं कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़। क्या होती हैं? कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही होती हैं। आम आदमी है, इनके पास इतना सारा पैसा नहीं है, इनका थोड़ा थोड़ा पैसा है, ये थोड़े थोड़े पैसे को इकट्ठा करते हैं, सब लोग आपस में आते हैं, जब बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे तो बहुत सारा पैसा बन जाएगा, उस पैसे से ये लोग ज़मीन खरीद के सोसाइटी बना लेंगे, सोसाइटी में ऐसे फिर रहेंगे आराम से, ठीक है। दोनों ही तरीके हो गए। तो ये हो गया कि बड़े आदमी ने बनाया, ये हो गया कोऑपरेटिव तरीका, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। सेम कंसेप्ट हमारे बैंक्स में होता है। उदय कोटक, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। मिस्टर उदय कोटक बड़े आदमी है, पैसा है, अपना बैंक खोल लिया। छोटे छोटे आदमी है, पैसा लाए थोड़ा थोड़ा और एक बैंक खोल लिया, यानी कि कोऑपरेटिव बेसिस पे, पीएमसी बैंक, ठीक है, जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। अब दिक्कत क्या होती है कि बैंक तो आपने खोल लिया, चाहे कोटक बैंक हो या पीएमसी बैंक हो। बात ये होती है कि बैंक का काम है लोगों से पैसा लेना, डिपॉजिट्स लेना एंड आगे लोन दे देना, एंड लोन से इंटरेस्ट में कमाई करना, ठीक है ना। लोन आप बैंक ने दिया मान लो 10% पे, और यहाँ पे बैंक इनको पे कर रहा है मान लो 5%, तो 5% जो है वो बैंक का प्रॉफिट हो गया खर्चे वर्चे निकाल के, ठीक है। होता ये है कि मान लो मैं बदमाश आदमी हूँ, मैं हूँ ओनर बैंक का, आई एम ए ईविल पर्सन। मैं ये कहूँगा यार इसमें पैसा लग रहा है जनता का, डिपॉजिट्स हैं जनता के, मेरे भाई की कंपनी है, मैं अपने भाई की कंपनी को लोगों को जो पैसे है ना लोन पे वो दे दूंगा। भाई लोन पे तो देना ही है ना, मेरा तो काम ही है लोन पे देना लोगों को पैसे। तो मैं क्या करूँगा, अपने भाई की कंपनी को दे दूंगा लोन पे, और वो उसे खूब ऐश करेगा, रिटर्न करेगा नहीं पैसे, मैं कह दूंगा भाई एनपीए हो गया। तो देख रहे हो हाउ पावरफुल आई एम, बिकॉज आई एम द ओनर। मैं जनता के पैसे के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, एंड एपरेंटली किसी को दिखाई भी नहीं देगा। तो ये जो ओनरशिप है ना, ये बड़ी टेढ़ी चीज़ है, मतलब इसीलिए आपने देखा होगा, आई डोंट नो आपने न्यूज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, उदय कोटक सेल्स इतने सारे शेयर्स टू कंप्लाई विद आरबीआई। आरबीआई ये कहता है कि आपको अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी। भाई देखो मैं बहुत रिच आदमी हूँ, मैंने अपनी एक फैक्ट्री खोल ली, अब मैं अपनी फैक्ट्री का मालिक हूँ 100% का। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा पैसा मैं जो मर्जी करूँ, मैं अपनी कंपनी का मालिक हूँ, नो इशू। सेम चीज़ें बैंक के लिए कह सकता हूँ कि मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए पड़े थे, आरबीआई कहता है बैंकिंग लाइसेंस के लिए मान लो जितने भी 1,000 करोड़ 500 करोड़ जो भी चाहिए वो दे दो, तो मैंने वो पैसे दिए, ठीक है ना, मैंने अपना बैंक खोल लिया, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। क्या इशू है उसमें? किसी को इशू है। जब मैं अपनी पर्सनल फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैंने किसी और के पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन जब मैंने बैंक खोल लिया उन पैसों से, अपने पैसों से मैंने बैंक खोला है, तो यहाँ पे जनता का पैसा इन्वॉल्व हो गया। इसलिए सरकार ये कहती है कि यू आर द ओनर, माना आपका पैसा है, लेकिन बीइंग एन ओनर यू आर वेरी पावरफुल, हम आपको इतनी पावर नहीं दे सकते हैं। इसलिए आरबीआई कहता है कि जो भी बैंक के ओनर हैं उनका मैक्सिमम मेरे ख्याल से शायद 20% के आसपास होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20% से ज़्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। उदय कोटक इज नॉट द 100% ओनर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। इनका शेयर यहाँ पे लिखा होगा 26.1% है, अभी सिर्फ 26% है, ठीक है। इन्होंने करीब 10 साल से लड़ रहे थे आरबीआई से कि नहीं मुझे अपना शेयर बढ़ा के रखना है, आरबीआई ने कहा नहीं, अपने शेयर कम करो, शेयर्स बेचो, अपनी कंपनी का हिस्सा बेचो और अपना शेयर कम करो, यू कैन नॉट हैव सो मच पावर ऑन द बैंक, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट समझ गए, ये कंसेप्ट क्यों जरूरी है। सारे स्कैम यहीं से होते हैं। पीएमसी बैंक ने जितना भी लोन दिया हुआ था, 73% लोन एक ही कंपनी को दिया हुआ था, HDIL को, जो वदावंस वालों की है, ठीक है ना, वही। तो पैसा किसका डूबा? जनता का डूबा ना, अभी तक नहीं मिला उनको वापस। इस पर भी एक लिमिट होती है, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आरबीआई की कुछ लिमिटेशन होती है कि एक बैंक किसी एक एंटिटी या किसी ग्रुप को एक लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। उस लिमिट होती है 2-4% पता नहीं कितना होता है। मान लो एक SBI का लोग कहे कि मैं अपना सारा लोन सिर्फ रिलायंस को ही दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता वो, ठीक है। कल को रिलायंस डूबे तो SBI डूब जाएगा, SBI डूबेगा मतलब लोगों का पैसा डूब जाएगा। तो सारी लिमिटेशंस होती हैं। कंसेप्ट आप समझ गए कि पीएमसी बैंक में क्या हुआ था, सारा पैसा एक ही कंपनी को जा रहा था लोन पे, और पता गया कैसे था, उन्होंने करीब 25,000
छोटे छोटे लोन अकाउंट्स खोले थे कि हमने 25,000 लोगों को लोन दिया है, जबकि वो सिर्फ कागज पे थे। एक्चुअली में सारा पैसा एक ही बंदे को जा रहा था। पेपर्स पे दिखाया 25,000 लोगों को पैसा गया है, लोन पे गया था एक ही बंदे को। ऐसे स्कैम्स होते हैं। तो ऐसे स्कैम्स ना हो उसके लिए क्या करते हैं? स्कैम्स ना हो उसके लिए रेगुलेशन होता है। आरबीआई बैठा हुआ है जो कहते हैं रेगुलेटर, बैंकिंग रेगुलेटर। तो बैंकिंग रेगुलेटर काम है ऐसी चीज़ों को रोकना। लेकिन दिक्कत यह है कि जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स पे दो लोगों का अधिकार होता है। जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दे आर रजिस्टर्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे हमने पहले रहने की सोसाइटी बनाई, फिर हमने बैंक वाली सोसाइटी बनाई एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो दीज आर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दे आर सॉरी अंडर द, हर स्टेट का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट होता है, उस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट होता है उसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। अगर वो कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैंक अलग अलग स्टेट्स में है तो उसके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, अब एक बैंक बन गया तो बैंक के मेनली दो फंक्शंस होंगे। एक तो होगा बैंक है तो बैंकिंग फंक्शन होगा, तो बैंकिंग फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डे टू डे फंक्शनिंग है, उनको कौन रेगुलेट करता है? उनको रेगुलेट करता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कि हेयर इट इज कंसेप्ट ऑफ डुअल रेगुलेशन। एक बैंक है, उस बैंक को दो लोग रेगुलेट कर रहे हैं, आरबीआई भी रेगुलेट कर रहा है और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रेगुलेट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? टू मच ऑफ रेगुलेशन इज नो रेगुलेशन, रेगुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो यहां पे हमने, अच्छा एक और बात फैक्ट प्रीलिम्स के लिए, कि आरबीआई किन कानूनों के अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करता है? दो कानून है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। ठीक, अब बड़ी सिंपल सी चीज़ है, देखो जो सरकार एक्ट लाई, अमेंडमेंट लाई, क्रक्स ऑफ दिस अमेंडमेंट इज सिंपली दिस कि जितना अधिकार आरबीआई का किसी और बैंक के ऊपर है, उतना ही अधिकार अब हमने आरबीआई को कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी दे दिया है। सिंपल सा फंडा यही है। ठीक है, हमने रजिस्ट्रार की जो पावर्स थी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक पे वो कम नहीं करी, लेकिन हमने आरबीआई को ज़्यादा पावर्स दे दी, उतनी ही पावर दी जितनी बाकी किसी बैंक के ऊपर होती है। सिंपल सी बात यह है, अगर आरबीआई को घपलेबाजी लगती है तो वो बैंक के बोर्ड को भी हटा सकता है और खुद अपने लोग बिठा सकता है 5 साल के लिए बैंक के बोर्ड पे। ऐसा आरबीआई कई बार कर चुका है काफी सारे बैंक के साथ, और कोऑपरेटिव बैंक पे भी अब कर सकता है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिटेल मेरे ख्याल से ज़्यादा जरूरी नहीं है। इट डज नॉट एंड द पावर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मैंने बताया अभी आपको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लो येस बैंक है, येस बैंक देख रहा है कि दिवालिया निकल गया, बंद होने वाला है, इसको रिवाइव करना पड़ेगा वरना डोमिनो इफेक्ट होगा, इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। तो जो अगर किसी बैंक को रिकंस्ट्रक्ट करना है या किसी और बैंक के साथ मर्ज करना है तो उसका तरीका ये होता है, कि आरबीआई कहेगा भी देखो, अच्छा येस बैंक को रिकंस्ट्रक्ट करना है, अच्छा येस बैंक को मर्ज करना है किसी के साथ, तो काम करते हैं 1 हफ्ते के लिए येस बैंक के ऊपर मोरेटोरियम लगा देते हैं। मोरेटोरियम मतलब कि 1 हफ्ते तक येस बैंक कोई डीलिंग नहीं करेगा, कोई अपना पैसा नहीं निकालेगा या किसी को लोन नहीं देगा वगैरह वगैरह। उसकी फंक्शनिंग प्रैक्टिकली बंद कर दी जाती है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते में सारी कागजी कार्रवाई करी जाती है एंड 1-2 हफ्ते बाद जो भी है बैंक खुलेगा फिर से, और या तो उसका नाम बदल दिया होगा, उसको किसी ने एक्वायर कर लिया होगा वगैरह वगैरह। दिक्कत यह है कि जो 1-2 हफ्ते की जो बात होती है ना, उस 1-2 हफ्ते जब लोगों को बोला जाता है कि तुम अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो बैंक से, तो लोगों का विश्वास टूट जाता है बैंकिंग सेक्टर से। तो इसलिए अब ये कहा गया है कि अगर आरबीआई को ऐसा कुछ करना है, बैंक की रिकंस्ट्रक्शन करनी है, बैंक को किसी और के साथ मर्ज करना है, जो भी करना है, उसके लिए मोरेटोरियम लगाना पहले ज़रूरी नहीं है, वैसे ही कर लो उसको मर्ज। ठीक है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं सीबीज, दे कैन इशू देयर इक्विटी शेयर। पहले अगर ये अपना मेंबर्स बढ़ाने की कोशिश करते थे तो मेंबर्स बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता था, अब वो मुश्किल नहीं है। नाउ दे कैन इशू फ्रेश इक्विटी शेयर टू एनीवन
हु इज़ रिसाइडिंग इन दैट एरिया। मेरे हिसाब से ये डिटेल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। छोटा सा टॉपिक है, पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड, कुछ भी नहीं है। आरबीआई ने कहा कि भी टीयर 3 से टीयर 6 सिटीज़ में डिजिटल पेमेंट्स के लिए जो पीओएस मशीन वगैरह होती हैं वो काफ़ी कम है, उसके लिए एक फ़ंड बना दिया 500 करोड़ रुपए का। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है, दो चीज़ ध्यान रखनी है सिर्फ। पहली बात ये फंड पेमेंट इंफ्रा, पेमेंट के लिए जो इंफ्रा क्रिएट करना है वो यूपीएससी बोलेगा टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज़ के लिए है, गलत, टीयर 3 to 6 सिटीज़ के लिए है। दूसरा, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं बनाया है, इसको आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया है। पीओएस मशीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मर्चेंट डिस्काउंट रेट का, जो 2018 में आया था। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक सिंपल सी चीज़ ये होती है, इट इज़ अ चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट बाय कार्ड। ये आप हो, आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड है, ये पेट्रोल पंप का ओनर है, आपने पेमेंट करी इसको कार्ड के थ्रू, ठीक है, तो आपने यहाँ से भेजे 100 रुपये, लेकिन पेट्रोल पंप ओनर को मिलेंगे सिर्फ 99, 1 रुपी बीच में बैंक रख लेगा एज एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सिंपल इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, आप किसी किताब की दुकान पे गए, आपने 100 रुपये किताब खरीदी, कार्ड से पेमेंट करी, तो दुकान वाले भैया को 100 रुपये नहीं मिलेंगे, आपकी जेब से 100 रुपये कटे हैं, भैया को सिर्फ 9 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि 1 रुपया बैंक ने रख लिया। राइट, वो 1 रुपया किसके पास जाता है, एक तो आपका बैंक, भाई आपका एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट था मान लो, आपका बैंक, वो जो कार्ड जिसने इशू किया है जनरली आप ही का बैंक इशू करता है। ठीक है, कई बार कोई और बैंक भी करता है, अमेरिकन एक्सप्रेस वाले भी कर देते हैं कई बार इशू। ठीक है, एंड तीसरा, जिस बैंक में उस दुकानदार का खाता है, सब में वो पैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। जो वीज़ा कंपनी है, वीज़ा कंपनी थोड़ा चार्जेस लेती है अपने, तो सब में मिलवा के पैसे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, सिंपल सी बात ये होती है कि ये है यूके, मान लो ये है इंडिया, यूके की कंपनीज इंडिया में आई, इन्वेस्ट किया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, या यूँ कह लो कि इंडिया की गवर्नमेंट यूके की कंपनीज को जो इंडिया में काम कर रही है कितना रेगुलेट कर सकती है, क्या क्या चला सकती है उनके ऊपर, क्या कानून लगा सकती है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेनी चाहिए पहले ही, ताकि कंपनीज को बाद में ऐसा ना लगे कि यार हमने तो सोचा था इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, और यहाँ पे तो देखो आए दिन सरकार कुछ भी रेगुलेशन निकालती रहती है हमारे ऊपर। ठीक है, तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो उसके लिए यूके और इंडियन गवर्नमेंट आपस में डील कर लेंगे कि आपस में हमारी कंपनीज एक दूसरे के देश में जाके कुछ काम वाम करती हैं, तो उन पे इस तरह के ब्रॉडली रेगुलेशंस लगेंगे, और इस तरह के रेगुलेशंस नहीं लगेंगे। उसको कहते हैं बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। प्रीलिम्स के लिए 2-4 फैक्ट याद कर लो बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडियाज़ फर्स्ट बीआईटी वॉज इन 1994 विद यूके। उसके बाद इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ बीआईटी साइन करे, 84 कंट्री के साथ किए। 2011 में कुछ डिस्प्यूट आ गए थे कुछ बीआईटीज़ में, तो उसके बाद 2016 में हमने एक मॉडल बीआईटी बनाया, कि भी 2016 में हमने बना दिया, अब हम किसी भी कंट्री के साथ कोई ऐसी बीआईटी साइन करेंगे तो ब्रॉडली हम इस मॉडल बीआईटी को फॉलो करेंगे, ऐसा सोचा गया। लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसको बनाने के बाद ये मतलब थोड़ी ऐसी टेढ़ी चीज़ है। एक्चुअली हमने मेन सी क्लास में पढ़ा था कि इसमें कमियां क्या क्या हैं। एनीवेज, जब से हमने इसको बनाया है, हमने सिर्फ 3 कंट्रीज के साथ साइन किया है बीआईटीज़, और वो भी फोर्स में नहीं आए हैं अभी तक। और इंडिया ने 66 कंट्रीज के साथ एग्जिस्टिंग बीआईटीज़ को यूनिलेटरली बंद कर दिया। एफडीआई एक अप्रोक्सीमेट फिगर ध्यान रखो, जैसे यूपीएससी में तो क्या करता है, उसको जीरो लगाने में बड़ा मज़ा आता है, वो कई बार ऐसा कर चुका, जो भी फिगर होती है ना, 50 फिगर है, वो लिख देगा 500। इंडिया को हर साल $500 बिलियन की एफडीआई मिलती है, जबकि है 50। ठीक है, तो जीरोस का ख्याल रखा करो, ये यूपीएससी बहुत बार कर चुका है। रेमिटेंसेज, ऐसा बोल सकता है कि एफडीआई इज़ मच मोर देन द रेमिटेंसेज। नहीं, इंडिया को हर साल लगभग $80 बिलियन रेमिटेंसेज मिलते हैं, जबकि एफडीआई जिसका इतना हवा मचा रहता है वो रेमिटेंसेज से भी काफ़ी कम है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ एफडीआई के बारे में, एफडीआई देखो एक तरह से देखो तो बेकार चीज़ है
कि यार क्या एफडीआई इतना तो हमारे लोग वैसे ही भेज देते हैं, अपने मम्मी पापा को पैसे भेज देते हैं रेमिटेंसेस के तौर पे, तो $50 बिलियन क्या ही चीज़ है। एक तो ये तरीका देखने का। दूसरा तरीका ये है कि एफडीआई इज़ नॉट जस्ट मनी। एफडीआई सिर्फ पैसा नहीं है। जब कोई बड़ी कंपनी इंडिया में 500 करोड़ 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है, तो वो साथ में अपनी मैनेजीरियल एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी भी इंडिया में लाती है। ठीक है, तो एफडीआई इज नॉट जस्ट मनी, साथ में जो एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है वो बहुत काम की चीज़ होती है। इसलिए एफडीआई इज़ वेरी गुड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। लेकिन यहाँ पे एक फ्लॉ भी है। एफडीआई इज़ अ लोन। एफडीआई कर्जा है जो हमें चुकाना है। एक्चुअली कर्जा नहीं है, ठीक है, थियोरेटिकली कर्जा नहीं है। प्रैक्टिकली बात यह, अगर किसी कंपनी ने इंडिया में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, एक फैक्ट्री लगाई है, क्यों लगाई है? क्योंकि वो कंपनी उससे पैसा कमाएगी, 2-4 साल लॉस में रहेगी, इन्वेस्ट करती रहेगी, फिर उसके बाद उसको प्रॉफिट शुरू होगा, एंड उस प्रॉफिट को हर साल, उस मोटे मोटे प्रॉफिट को हर साल अपने देश भेजा करेगी एज रॉयल्टी। ठीक है, तो फिर जैसे अगर आप कभी आरबीआई का थोड़ा ऑफिशियल मटेरियल पढ़ोगे ना, तो उसमें लोगों ने लिख के दिया हुआ है, उनके किसी ऑथर ने लिखा थी वाली बात, कि हम लोग बड़े खुश होते हैं कि इंडिया के कैपिटल रिजर्व्स, वो जो रिजर्व्स है ना, जब कितने $550 बिलियन, $600 बिलियन, वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे रिजर्व्स इतने बड़े हुए, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बढ़ गए हैं, एफडीआई आ रही है। इट इज़ बोरोड। इंडिया में ऑलमोस्ट हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट चलता रहता है। ठीक है ना, हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, वी इंपोर्ट मोर, और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। पता है ना आपको, हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। इस गैप को फिल करता है काफ़ी हद तक हमारे रेमिटेंसेस, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है, उसके बाद भी कैड रह जाता है। जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है, हमारे रिजर्व्स कम हो जाने चाहिए। हमारे जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं आरबीआई के पास, वो तो गिर जाने चाहिए ना, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। लेकिन वो बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि एफडीआई आई जा रही है। ठीक है, तो बट दीज आर एक्चुअली बोरोड। कभी ना कभी ये धीरे धीरे खत्म होने चालू होंगे, मतलब यहाँ से ये खत्म होंगे, क्योंकि वो कंपनीज अपना प्रॉफिट भेजेंगी बाहर। मोस्ट एफडीआई इज फ्रॉम सिंगापुर, फॉलोड बाय मॉरिशियस। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एफडीआई आती है। ग्लोबली इंडिया रैंक 1 पे नहीं है। कई लोगों को मिसकंसेप्शन है कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर एफडीआई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया रैंक 9 पे आती है। ठीक है, टॉप 3 है यूएसए। यूएसए में एफडीआई आती है, इनफ्लो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज अलग अलग देशों की यूएसए में इन्वेस्ट कर रही हैं। यूएसए इज द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई, उसके बाद चाइना, उसके बाद सिंगापुर। इंडिया 9th रैंक पे है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 में बना था, जेनेवा में हेडक्वार्टर्स है। 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इसकी: वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये तो उसका नाम ही है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वही रिपोर्ट है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के नाम 3-4 बार बोलो अपने मुंह से, याद हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, इनमें से कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें एफडीआई अलाउड नहीं है? लॉटरी, गैम्बलिंग, सिगरेट्स, मैन्युफैक्चरिंग, इनमें एफडीआई अलाउड नहीं है। चिट फंड, निधि कंपनी, इनमें अलाउड नहीं है। एंड जो सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए ही नहीं खुले, उनमें तो ऑब्वियसली बात है एफडीआई नहीं आ सकती है। जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे ऑपरेशंस हो गया। इंडिया में कोई भी प्राइवेट कंपनी इन 2 सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, रेलवे ऑपरेशंस में एंड एटॉमिक एनर्जी में। ठीक है, लेकिन हम तो कई बार सुनते हैं कि रेलवेज में तो 100% एफडीआई है, वो भी ऑटोमेटिक रूट में। तो वो एक्चुअली रेलवे ऑपरेशंस में नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, हाई स्पीड रेल में है, जैसे बुलेट ट्रेन है, उन चीज़ों में है। जो रेलवे के ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस में नहीं है वो। ठीक है, आपको इंफ्रा क्रिएट करना है, इंफ्रा बिल्कुल क्रिएट करो, लेकिन ऑपरेशंस नहीं, ऑपरेशन सरकार ही करेगी सिर्फ। ऐसे ही एटॉमिक एनर्जी, न्यूज़ में आता है ना कि शायद कलपक्कम वाला जो तमिलनाडु में है पावर प्लांट, शायद रशिया की मदद से बनाया है हमने, बट यहाँ पे तो लिखा है कि एटॉमिक एनर्जी में एफडीआई अलाउड नहीं है। तो होता क्या है कि उसके जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं,
जो एटॉमिक रिएक्टर है, रिएक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो दूसरी कंपनी से टाइप करते हैं। हम कोई पूरा का पूरा पावर प्लांट नहीं दे रहे हैं किसी को। हमने कलपक्कम पावर प्लांट बनाया विद कॉपरेशन फ्रॉम रशिया। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने रशिया को जगह दे दी कि आप लोग आओ इस जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाओ और हमें बिजली दे देना सर आप। ऐसा नहीं है, वो हो जाएगा एफडीआई। तो दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। वी आर टेकिंग देयर हेल्प टू मेक अ पावर रिएक्टर, अ न्यूक्लियर रिएक्टर। वी हैव नॉट गिवन अवे कि लो तुम ही इसको ऑपरेट कर लो, वो चीज नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 पार्ट्स हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट, उन पांचों को मिला के बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। नाम एक दो बार पढ़ लो, याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें जो पहले 3 हैं, IBRD, IDA और IFC, ये तीनों दीज आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। लास्ट के 2 नहीं हैं। इंडिया पहले 4 का मेंबर है, 5वें का मेंबर नहीं है, ठीक है। 2 तरह पढ़ लेना यार, इसको ट्रिक नहीं है मेरे पास इसके लिए, बट इंपॉर्टेंट है ये चीज़। यूपीएससी ने बहुत पहले एक बार पूछा भी था, शायद 1990s में पूछा था एक बार ये वाला क्वेश्चन कि विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो सिंपली इसको याद कर लो बस। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज होता है जैसे NSE, BSE। आपको रिलायंस की कंपनी में शेयर खरीदने हैं, टाटा के शेयर खरीदने हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं ना जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती हैं, जिनका, या करती भी हैं तो बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती हैं। उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका मेन मोटिव है कोई सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे हेल्थ, एजुकेशन या रिन्यूएबल एनर्जी। उस प्रोसेस में वो पैसे कमा लेती हैं, प्रॉफिट कमाती है। देखो कोई कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो बंद हो जाएगी वो, बट इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो कई देशों में ये एक्सचेंज खुले हुए हैं, जैसे UK, USA, कनाडा वगैरह। तो जो इस तरह की कंपनीज होती हैं वो अपने आप को NSE या BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर ना करते हुए अलग से जो एक्सचेंज होते हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे अपने आप को लिस्ट करती हैं। क्यों? देखो, मुझे शेयर मार्केट से पैसा खरीद लगा कमाना है मुझे, तो मैंने लेटेस्ट से 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। मैंने सोचा इतने इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मुझे 50,000 इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न चाहिए तो ऑब्वियसली मैं बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है ना, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन जो सोशल ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी है वो तो प्रॉफिट मिनिमम कमाएंगी, तो यानी कि मैं ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं कि हमें सोशल ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंज की भीड़ भाड़ में ना तो वो बायर उन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर पाता है, ना वो कंपनीज उन बायर्स को टारगेट कर पाती हैं। इसीलिए सरकार ऐसा सोच रही है एक अलग से, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो सारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ऐसे में एक अलग से एक स्टॉक एक्सचेंज खोलते हैं जहाँ पे सिर्फ ऐसी कंपनीज होंगी। सो दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी, दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। प्रीलिम्स के लिए इतना ध्यान रखो, इसका पर्पस क्या है वो आप समझ गए हो। दूसरा, इंडिया में अभी तक ये है नहीं, सेबी सोच रहा है कि ऐसा बनाए। कोल माइनिंग, 1973 में वी नेशनलाइज्ड द कोल माइनिंग प्रोसेस, यानी कि सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को बोला गया कि सिर्फ तुम ही हो जो कमर्शियली कोल को बेच सकते हो, और कोई कमर्शियली कोल को नहीं बेच सकता। कि ये नहीं कि भी तुम्हें कोल की माइन मिल गई अब तुम कोयला निकाल के लोगों को बेच रहे हो, वो काम नहीं कर सकते। वो काम सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सिर्फ सरकार करेगी। 1993 में इस एक्ट को अमेंड किया गया एंड कैप्टिव माइनिंग अलाउ करी गई। उसके लिए पॉलिसी बनाई गई। पॉलिसी सिंपल सी ये थी, कैप्टिव माइनिंग क्या होता है, जैसे ये हमारा मान लो एक पावर प्लांट है, दिस इज अ पावर प्लांट, इसमें कोयला आता है, इसको चाहिए कोयला बहुत सारा। तो क्योंकि इसको बहुत सारा कोयला चाहिए, ये पावर प्लांट है। एक हो गया हमारा स्टील बनाने वाला प्लांट, स्टील बनाने के लिए भी कोयला चाहिए होता है। अब कोल इंडिया लिमिटेड से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर कोयला दे दो, कोयला दे दो। CIL सरकारी कंपनी है, कह रही है देंगे देंगे देंगे, बट ये ठीक से देती नहीं है। तो इन लोगों का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, जनता को इनकन्वीनियंस हो रही है। इसलिए सरकार ने कहा भी एक काम करते हैं, तो डीट है तो मानेंगे नहीं CIL वाले, एक काम करते हैं अलग से ना, यहाँ पे माइन है, तो काम करो तुम ना, ये माइन तुम ले लो,
यहाँ से माइनिंग करो, कोयला लो, अपना यूज़ कर लो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये हमने तुम्हें कहा है यूज़ करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने माइनिंग करके ना इसको बाजार में बेच दिया। दिस इज कॉल्ड एज कैप्टिव माइनिंग, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि अगर कोई ऐसी कंपनीज हैं, चाहे वो स्टील प्लांट हो, पावर प्लांट हो, किसी को ऐसी दिक्कत आ रही है, आप एप्लीकेशन दो हमें, हम देखेंगे आपकी दिक्कत जेन्युइन है या नहीं है, एंड हम आपको कोई ना कोई कोल ब्लॉक अलॉट कर देंगे, ठीक है ना। आप हमें पैसे देते रहो भाई, अल्टीमेटली CIL भी पैसे वैसे कमाता है ना, तो हमने आपको कोल ब्लॉक दे दिया, आप हमें पैसे दो, अपनी माइनिंग खुद करो, खुश रहो। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया और कहा कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं वो इस कैप्टिव माइनिंग वाले तरीके से नहीं दिए जाएंगे, आपको ऑक्शनिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। देना दे तो कैप्टिव माइनिंग से, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको ऑक्शनिंग करनी पड़ेगी, टेंडर निकालना पड़ेगा कि हाँ भाई हम ये वाली कोल माइन नीलाम कर रहे हैं, जिसको चाहिए बोली लगाओ। ऑक्शनिंग इज मैंडेटरी। नाउ सच थिंग्स आर पॉलिसी डिसीजंस। ये टर्म कई बार अखबार में आती है कि आपको सरकार पॉलिसी लेती है कि भी हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है, जनता की भलाई के लिए हमें उस नेचुरल रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है ये हम डिसाइड करते हैं, सरकार एक पॉलिसी बनाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पॉलिसी हम बनाएंगे। पहली बात यह कि 1993 से लेकर आज तक जितने भी आपने अलॉट करे उन सबको कैंसिल कर दो, सबकी लाइसेंस कैंसिल कर दो सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि फ्यूचर में आपको ऑक्शनिंग ही करनी पड़ेगी। इसीलिए सरकार अगले साल कानून लाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, और ये कानून ने कहा कि मैंडेटरी ऑक्शनिंग ही होगी कोल रिजर्व्स की, ठीक है। कुछ फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए, इंडिया हैज़ इंडिया हैज़ फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। कुछ लोग कहते हैं फोर्थ लार्जेस्ट, मेरे हिसाब से इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट। इंडिया से ज़्यादा कोल रिजर्व्स USA, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज इम्पोर्टर ऑफ कोल। सरकार ने 2015 वाले कानून के सिवा भी काफ़ी काम किए हैं ताकि कोल की सप्लाई बढ़े। जैसे जब कोल ट्रेन से, माइनिंग के बाद ट्रेन के द्वारा पावर प्लांट में या स्टील प्लांट में आता है, तो कोल के साथ बहुत सारी ऐश होती है। कोल कोई प्योर फॉर्म में तो मिलता नहीं है, तो जो ऐश होती है उसको हटाने के लिए, जो बिना जले, देखो एक ऐश होती है जो कोयले को जलने के बाद मिलती है, ठीक है। एक होता है मिट्टी विट्टी, बहुत सारी ऐश होती है जो कोयले के साथ पहले से ही लगी हुई होती है। अगर आप कोयले को पानी से धो दोगे बढ़िया से तो ऐश हट जाएगी एंड कोयला काफ़ी एफिशिएंटली बर्न होगा। तो लेकिन उस प्रोसेस में खर्चा लग जाता है, कोयला महंगा हो जाता है। सरकार ने कहा भी कोल वॉशिंग को हमने मैंडेटरी करने से हटा दिया, पहले मैंडेटरी किया था वो सरकार ने उसको हटा दिया। पहले कंडीशन थी अगर आपको कोल माइनिंग करनी है तो आपके पास कुछ प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कंडीशन हटा दी गई है। ऑटोमेटिक रूट के अंडर 100% FDI अलाउ कर दी गई है। कोल लिंकेज स्वैपिंग को लिबरलाइज कर दिया गया है। ये क्या चीज़ होती है? ये है हमारा देश, यहाँ पे एक पावर प्लांट है, पावर प्लांट 1, इसको कोयला चाहिए, इसको सरकार ने माइन ऑक्शनिंग के थ्रू दिया, जैसे मर्जी दी, ठीक है, वो दे दी माइन यहाँ पे, इस बंदे को, इस पावर प्लांट को यहाँ पे माइन मिल गई। दूसरी कंपनी है पावर प्लांट 2, इस पावर प्लांट को जो माइन मिली वो मिली है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लो, चलो यहाँ पे मिली है इसको माइन, पास में मिल गई। तो ये पावर प्लांट बोलेगा यार मेरे को इतनी दूर से कोयला लाना पड़ता है, एक काम करो हम अपने कोल लिंक के ये जो कोल फील्ड को स्वैप कर लेते हैं। मतलब P1 कहेगा कि भैया P2 तुम्हारे पास ये पास में है ना, तो तुम हमारे फील्ड से कोल ले लो एंड योर फील्ड इज़ नियरर टू मी, तो ये यहाँ से कोल ले लेगा, ठीक है। सो दीज आर कोल लिंकेज। सरकार जो लिंक कर देती है कि भाई एक पावर प्लांट, ये पावर प्लांट इस कोयले वाले माइन से कोयला लेगा, दिस इज लिंकेज, दिस इज कोल लिंकेज। आपने कोल को लिंक कर दिया, उसका इसको स्वैप करने के लिए अलाउ कर रहे हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। एंड इंडियन रेलवेज पे भी कम प्रेशर पड़ेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोल जो है वो ट्रेन के थ्रू आता है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, 1975 में बना था ये कोलकाता में, ठीक है। याद कैसे रखोगे? कोल कोलकाता, कोल कोल कोलकाता, कोयला काला होता है। एंड काला पीरियड कब था हमारी डेमोक्रेसी का? 1975 में,
ठीक है ना। तो तभी ये काला काम हुआ था, कोयला बना था कोलकाता में, ऐसे कुछ याद याद कर लो, ठीक है। लेकिन दिल्ली में नहीं होना। इट इज़ अ महारत्ना PSU। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि UPSC कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि कोल इंडिया लिमिटेड इज अ महारत्ना PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कोल लिखा हुआ नहीं देगा वो, तो माइंस पढ़ के आप सोचोगे हाँ सही है, ठीक है ना। कंपैरिजन करने को बोल रहा हूँ तब आपको ध्यान आ रहा है कि कोल है माइंस नहीं है, बट सिर्फ माइंस पढ़ोगे तो मैक्सिमम लोग उसको सही कर देंगे। तो ध्यान रखो इस चीज़ को, कोयले की हमारे पास अलग से मिनिस्ट्री है। 80% इंडिया का कोल जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड बना प्रोड्यूस करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2012 में आया था। इंडिया के पास बहुत सारे कोल रिजर्व्स हैं, बहुत बड़े कोल रिजर्व्स हैं, वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट है। फिर भी हम हर साल मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल को इंपोर्ट करते हैं। जब इतना सारा कोयला घर में पड़ा है तो इंपोर्ट क्यों कर रहे हो फिर, क्या रीजंस हैं? पहला रीजन दिया, इट्स अ पॉलिसी ऑफ इंडिया कि फ्यूचर के लिए बचा के रखो, बाकी कंट्री का कोयला यूज कर लो और बाद में कहना देखो हमारे पास बहुत सारा कोयला बचा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। दूसरा है, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया, उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में कोल मिल नहीं पाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इंडिया में कैसे हैं, जो कोयले पे चलते हैं, एंड उनको कोयला नहीं मिल पाता है, CIL नहीं दे पाता है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यस, इट इज़ करेक्ट। एंड जो स्टील बनाने के लिए कोल चाहिए होता है वो चाहिए कोकिंग कोल। कोल की वैरायटी होती है कोकिंग कोल। तो कोकिंग कोल इंडिया में काफ़ी कम मिलता है, ठीक है। तो वो उनको अच्छी क्वालिटी का इंपोर्ट, सॉरी, उनको वो इंपोर्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर्स। 2019 का क्वेश्चन है, कोल सेक्टर को कब नेशनलाइज किया गया था? अंडर इंदिरा गांधी? हाँ, 1973, ठीक है। 1973 में नेशनलाइज किया गया था, तो यस, इंदिरा गांधी का पीरियड था वो। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। नहीं, कोल ब्लॉक्स को ऑक्शनिंग बेसिस पे किया जाता है, मैंडेटरी ऑक्शनिंग, ना कि लॉटरी। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट शॉर्टेजेस, बट नाउ इंडिया इज आत्मनिर्भर। ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है, बट स्टिल वी आर इंपोर्टिंग लॉट्स ऑफ कोल, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है? एक सिनेरियो इमेजिन करो, ये एक पावर प्लांट है, इसने बिजली बनाई, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से उसको बिजली को भेजा गया, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट किया गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज कम करी, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू डिस्कॉम ने आपको आपके घर पे बिजली पहुंचा दी। प्रॉब्लम यह है कि जो लोड है फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, एंड कोई भरोसा नहीं है, कभी किसी इलाके में लोड ज़्यादा है, कभी किसी इलाके में कम है, कभी कोई पावर प्लांट फेल भी हो सकता है, मेंटेनेंस में जा सकता है कुछ दिनों के लिए, तो यहाँ के सारे लोग बिना उसके रहेंगे, बिना पावर के रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए क्या जाता है कि एक ग्रिड होती है, ठीक है। ऐसे सोचिए, मान लो हमारा देश है, मैं आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ, मान लो हमारा देश है, तो भारत सरकार ने क्या किया कि ये जो नॉर्दर्न रीजन है, सपोज, एक बहुत ही रफ आइडिया है ये, नॉर्दर्न रीजन में हमने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े, ठीक है, खंबे लगा रखे हैं जिनमें तारे वारे जा रही हैं। तो सरकार ने कहा भाई इस एरिया में जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो सब जो है अपनी बिजली इसको देंगे, ग्रिड को, पावर ग्रिड को देंगे, एंड जिसको भी बिजली चाहिए वो इस ग्रिड से निकालेंगे, ठीक है। जब बहुत सारे लोगों से बिजली आ रही है, बहुत सारे लोग उसको ले रहे हैं एक ही पॉइंट से, तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है वो कम हो जाती है, ठीक है। हालांकि इसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत दिक्कत वाली बात होती है, बट स्टिल पहले वाले हिसाब के हिसाब से एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सिनेरियो दिस इज मच बेटर। तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ग्रिड्स होती हैं, लेकिन दिक्कत ये भी होती है जब ग्रिड फेल हो जाए तो पूरा उत्तर भारत या पूरा दक्षिण भारत एक ही बार में गुल, जैसा कि हुआ भी था 2012 में, आई थिंक 2012 या 13 में जुलाई में हुआ था ऐसा, कि पूरी की पूरी ग्रिड ही फेल हो गई थी। तो अच्छा, अच्छी बात क्या, अच्छी बात ये है कि क्योंकि एक ये जो ग्रिड है ना, दिस ग्रिड इज एक्टिंग लाइक अ कॉमन मार्केट प्लेस, एक मार्केट की तरह बन गया है, क्योंकि यहाँ पे सारे सेलर आ रहे हैं जिनको बिजली बेचनी है, पावर प्लांट्स, और सारी डिस्कॉम्स आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिनको बिजली खरीदनी है ना। तो जब बायर सेलर एक ही ग्रिड से ऑपरेट कर रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, बिजली ले रहे हैं, तो यानी कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना।
तो यहीं पे हमारी मार्केट आती है, एनर्जी एक्सचेंज, कि बहुत सारे पावर प्लांट अलग अलग रेट पे बिजली देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं, एंड कंपनीज को भी अलग अलग रेट पे चाहिए, सस्ते रेट पे चाहिए। कोई कहती है हमें रिन्यूएबल एनर्जी वाली ज़्यादा चाहिए, सरकार ने डंडा दे रखा है कि सोलर एनर्जी ज़्यादा यूज़ करो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्योंकि सब लोग एक ही ग्रिड में एनर्जी दे रहे हैं, ले रहे हैं, इसलिए कंपनीज बायर एंड सेलर आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे साइन होगा, उसको हमने बोल दिया एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ो, जैसे एनएससी या बीएससी होता है, वहाँ पे कंपनीज के शेयर की ट्रेडिंग होती है, उसी तरह जो एनर्जी एक्सचेंज है वहाँ पे एनर्जी की ट्रेडिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स या एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, इनकी ट्रेडिंग होती है। तो इंडिया में ऐसे दो एनर्जी एक्सचेंज हैं, IEX एंड PXIL, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX एंड पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। जैसे NSC BSC हैं, वैसे ही ये भी स्टॉक, ये भी एक्सचेंज हैं, बस यहाँ पे शेयर्स की जगह बिजली और बिजली के सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग होती है। पहले यहाँ पे डे अहेड और वीक अहेड था, यानी कि एक बायर ने एक सप्लायर से बोला कि हमें अगले हफ्ते बिजली चाहिए या 2 दिन बाद बिजली चाहिए इतनी, तो वो फैक्ट्री कहती थी, पावर प्लांट कहता था कि ठीक है। अब ये चीज़ आप जस्ट अहेड ऑफ 1 आवर भी कर सकते हो कि मुझे 1 घंटे बाद ज़्यादा बिजली चाहिए, कोई डिस्कॉम कहती है कि हमें 1 घंटे बाद ज़्यादा बिजली चाहिए, वो ले सकती है। ठीक है, ये मार्केट ज़्यादा एफिशिएंट हो गई, अब सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज़ एनर्जी एक्सचेंज समझ गए आप, कंसेप्ट समझ गए। ये नाम याद कर लो, इंडिया में कौन से 2 एनर्जी एक्सचेंज हैं, कितने हैं, 2 हैं। कौन से हैं, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, राइट। रिसेंटली एक गैस एक्सचेंज भी खुला है। तो जो IEX है ना, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इसी की सब्सिडरी है। किस चीज़ के लिए, फॉर ट्रेडिंग LNG, वो भी इम्पोर्टेड। जो इंडिया लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, उसकी ट्रेडिंग के लिए ये पूरी ट्रांसपेरेंसी से अभी कितनी गैस आई, कितने बायर हैं, कितने सप्लायर है, वो सब अगर आपको देखना है, खरीदनी है गैस, तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। मतलब ऑब्वियसली आप नहीं खरीद सकते, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट की बात हो रही है। ठीक है, तो वो लोग खरीद सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट या व्हाट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो सिंपल सा फंडा है कि कई इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को भारत सरकार टारगेट देती है कि भी आपको कम बिजली यूज़ करनी है। ठीक है, आप जो है हर साल लेट अस से 6000 यूनिट्स की बिजली यूज़ करते हो। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, मैं उल्टा बोल गया। देखो, भारत सरकार ने इनको बोला कि तुम लोग जितनी बिजली यूज़ करते हो, तुम्हें उसमें से बिजली बचानी होगी। यू हैव टू, इस साल जो है आपको 5000 यूनिट का टारगेट दिया गया है कि इस साल आपको 5000 यूनिट्स बिजली बचानी है। ये कंपनी ने स्टेप्स लिए, LED लाइट लगाई, एनर्जी सेविंग चीज़ें करी, बहुत सी चीज़ें करी, इसने 5000 की जगह 5800 यूनिट बचा लिए। तो सरकार कहेगी वेरी गुड, ये जो 800 यूनिट आपने एक्स्ट्रा बचा लिए हैं, इसके लिए हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं। दूसरी कंपनी है जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई, तो ये कंपनी इस कंपनी को वो सर्टिफिकेट जो उसको मिला था वो दे देगी, एंड ये कंपनी बदले में उसको पैसा दे देगी। यानी कि इस कंपनी की डबल बल्ले बल्ले हो गई। कैसे, एक तो इसने बिजली बचाई, यानी कि बिजली का खर्चा कम आया इसका। दूसरा, सरकार ने इसको जो सर्टिफिकेट दिया, उस सर्टिफिकेट को बेचने से भी इसको यहाँ से पैसे मिल गए। सो दीज आर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, दूसरा होता है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। जो डिस्कॉम होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, घर पे आपको जो बिजली का बिल आता है, जो कंपनी भेजती है ना बिजली का बिल, उसी को डिस्कॉम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कहा गया है, मेरे ख्याल से करीब 17% के आसपास या ऐसी कुछ था, कुछ कुछ डिस्कॉम्स को 17% के आसपास बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से चाहिए। यानी कि एक डिस्कॉम ने, मान लो अगर एक महीने में 100 किलोवाट या जो भी, मतलब एक यूनिट मान लो, अगर 100 यूनिट की इसने बिजली दी है, उसमें से 17 यूनिट इस डिस्कॉम को लेनी थी। डिस्कॉम जो है वो बिजली बनाती नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी किसी से खरीदती है। तो यानी कि इसको जो है बिजली खरीदनी है, 100 में से लगभग 17 यूनिट जो है इसको रिन्यूएबल एनर्जी से खरीदनी है। वो कैसे करेगी, ये जो डिस्कॉम है ये एक ऐसी कंपनी से टाई अप करेगी
जिसके पास बहुत सारे सोलर पावर प्लांट हैं। इस कंपनी का कुछ काम नहीं है, ये कंपनी ज़मीन लेके बहुत सारे सोलर पावर प्लांट लगाती है और उस बिजली को उनको बेच देती है। बदले में इस कंपनी को सरकार से सर्टिफिकेट मिलता है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, और फिर ये कंपनी इस डिस्कॉम को सर्टिफिकेट दे देती है। अगर डिस्कॉम अपना टारगेट मीट ना कर पाए, डिस्कॉम को कहा गया कि 17% आपको सोलर एनर्जी यूज़ करनी है, ये कर पाई सिर्फ 12%, तो बाकी 5% के लिए ये डिस्कॉम इस कंपनी को पैसे देके सर्टिफिकेट ले लेगी। दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। एग्रीडेक्स, एग्रीडेक्स इज एग्री कमोडिटी फ्यूचर्स इंडेक्स ऑन NCDEX। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आएगा अगर आया तो, जैसे 2009 में आया था कि MCX-SX क्या चीज़ है। इट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल भाई, शेयर की ट्रेडिंग होती है ना BSE NSE में, कहाँ होती है? स्टॉक एक्सचेंज पे, वहाँ पे शेयर की ट्रेडिंग हो रही है BSE NSE में। ऐसे ही अगर आपको कंपनी के शेयर की जगह कमोडिटी की ट्रेडिंग करनी है, गोल्ड की, कॉटन की, क्रूड ऑयल, मेटल्स होते हैं बहुत सारे, किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग करनी है उसके लिए बहुत सारे कमोडिटी एक्सचेंज हैं इंडिया में, MCX, ICX, NMCE एट्सेट्रा। ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिटेल में है, चाहो तो स्किप कर दो। ठीक है, कई लोगों को डाउट, इसमें ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, डॉट डॉट दिख रहे होंगे। डॉट डॉट मैंने इसलिए डाले हैं ताकि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो स्किप कर दो, सुनना है तो 5 मिनट की बात है सुन लो। कई लोगों को डाउट होता है सर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, डेरिवेटिव कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसे हमारा एक्सचेंज है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कोई एक चीज़ जो अपनी वैल्यू डिराइव करे किसी और चीज़ से। ये एक सोने का सिक्का है 10 ग्राम का, ये आपके पास है, मुझे खरीदना है, आप मुझे सिक्का दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। आपके पास क्रूड ऑयल है, आप मुझे क्रूड ऑयल दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये रिलायंस का शेयर है, आपके पास रिलायंस का शेयर है, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे शेयर दे दिया। सिंपल है ना। तो शेयर कहाँ पे ट्रेड होते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग कहाँ पे होती है? MCX, ICX, ऐसे किसी कमोडिटी एक्सचेंज पे। गोल्ड की ऐसे ही किसी कमोडिटी एक्सचेंज में। कोई खरीद रहा कोई बेच रहा है, बस सिंपल, बाजार है नॉर्मल। डेरिवेटिव कहाँ से आ गए? देखो जब मैंने आपसे सिक्का खरीदा तो मैंने पूछा ना कि भी किस भाव में दे रहे हो, कितने का दे रहे हो, रेट ठीक ठाक लगा तो मैंने खरीद लिया, पैसे दे दिए। डेरिवेटिव का कंसेप्ट ये होता है कि ये जो है वो तो है ही, गोल्ड ऑयल शेयर जो है वो है, हमें से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसके रेट से मतलब है। ठीक है, अभी तो हम ट्रेडिंग कर रहे थे गोल्ड की, अब हम ऐसा करेंगे, हमने कोरा कागज ले लेंगे हाथ में और ये लिखेंगे इस पे कि भी गोल्ड का क्या रेट चल रहा है। हम गोल्ड का रेट यहाँ पे लिख देंगे, फिर हम देखेंगे 10 दिन बाद गोल्ड का क्या रेट चल रहा है, हम लिख देंगे गोल्ड का ये रेट चल रहा है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस कागज के टुकड़े की वही कीमत है जो गोल्ड की है, हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। यानी कि दिस पीस ऑफ पेपर इज डिराइविंग इट्स वैल्यू, डेरिवेटिव, इट्स अ डेरिवेटिव, इट इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गोल्ड। हालांकि इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, इट इज सिंपली डिराइविंग इट्स वैल्यू। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इंडिया में लोगों को गोल्ड बहुत पसंद है, लोग बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज इंडिया में गोल्ड की प्रोडक्शन तो ना के बराबर ही है। ठीक है, तो जब हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और उस गोल्ड का कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो वेस्टेज है, नेशनल वेस्टेज है। लेकिन लोग सुधरते नहीं हैं, लोग कहते हैं, एक तो ज्वेलरी तो चलो एक बात है, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड के बार्स खरीदते हैं, गोल्ड के कॉइन खरीदते हैं। तो सरकार एक बहुत बढ़िया प्रपोजल लाई इस इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, सरकार लाई डेरिवेटिव्स। सरकार ने कहा भाई एक कागज़ का टुकड़ा ले लो, भाई तुम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड में, कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना। तो सरकार कहती है भाई तुम्हें कितना गोल्ड चाहिए, मैंने कहा सर मुझे ना 10 ग्राम गोल्ड चाहिए, 50,000 रुपये का चल रहा है, मैं बाजार में जाऊँगा 50,000 रुपये का सिक्का खरीद लूँगा, मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल बाद ना ये 1.5 लाख का हो जाएगा, तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी सर, 5 साल में मेरे 3 गुना पैसे हो जाएंगे। सरकार कहती है काम करो, तुम गोल्ड को यार खरीदोगे ना तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा,
तो देश का फॉरेन फॉरेन रिजर्व वो तो कम हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये कागज़ का टुकड़ा है, इस पे सरकार जो है ना, सरकार इस पे लिख के देगी कि तुमने गोल्ड का रेट बताया 50,000 रुपये है ना, ठीक है, तो काम करो, तुम ये कागज़ का टुकड़ा ले जाओ अपने घर और मेरे को दे दो 50,000 रुपये। ये गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट कह रही है एक बंदे से, आम कॉमन मैन से कह रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है ये कागज़ का टुकड़ा, इस पे आज का गोल्ड रेट 10 ग्राम 50,000 रुपये है ना, तो इसमें मैंने लिखा 50,000 रुपये में तुमने ये खरीद लिया, ये हो गया 10 ग्राम। सरकार को इस बंदे ने सरकार को 50,000 रुपये दिए, 50,000 रुपये सरकार को दे दिए, जो इसको गोल्ड खरीदने में देने थे वो इसने सरकार को दे दिए। सरकार ने इस पर लिख दिया, सॉरी इसने सरकार ने 50,000 नहीं लिखा, सरकार ने इस पर लिखा 10 ग्राम गोल्ड, सरकार ने लिख दिया 10 ग्राम गोल्ड। ये बंदा इस कागज़ को अपने साथ घर ले गया। 5 साल बाद ये बंदा सरकार के पास आएगा और सरकार को कागज़ दिखाएगा, सरकार इस कागज़ पे लिखा है 10 ग्राम गोल्ड। तो सरकार कहेगी वेरी गुड। उस दिन जिस दिन ये बंदा आया 5 साल बाद, उस दिन गोल्ड का क्या रेट चल रहा है? हो सकता है गोल्ड का रेट 2 लाख रुपए हो सकता है 1.5 लाख रुपए हो सकता है 10,000 रुपये हो, जो भी है, जो भी रेट चल रहा होगा उतने पैसे सरकार इस बंदे को दे देगी। तो इसका जो पर्पस था इन्वेस्टमेंट का वो हो गया ना पूरा, सिंपल। तो यानी कि दिस पीस ऑफ पेपर डिड नथिंग, इस पीस ऑफ पेपर ने इस गोल्ड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया, बस इसने इसकी वैल्यू डिराइव कर ली, इस पर लिख दिया कि 10 ग्राम गोल्ड है। इसमें सरकार को उससे घाटा हो गया हो सकता है फायदा भी हो जाए, पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारे देश का फॉरेन रिजर्व बच गया। सो दिस पीस ऑफ पेपर डिराइव्ड इट्स वैल्यू फ्रॉम द गोल्ड, हेंस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज अ डेरिवेटिव। सेम चीज अगर आप एक क्रूड ऑयल के साथ करो कि क्रूड ऑयल को छेड़ो मत, बस उसका प्राइस नोट कर लो और प्राइस में ट्रेडिंग कर रहे हो, उस कागज के टुकड़े की ट्रेडिंग हो रही है, फिर आप बाद में रिलायंस के शेयर की ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप रिलायंस की शेयर की वैल्यू एक अलग से कागज के टुकड़े पे लिख के ट्रेडिंग करोगे उस कागज के टुकड़े की, तो वो गया डेरिवेटिव। दिस इज द फंड ऑफ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव बहुत से टाइप होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन। तो याद मत करो सारी चीजें, इतना ध्यान रख लो कि व्हाट आर फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, दीज आर डेरिवेटिव्स, ठीक है। स्पॉट मार्केट क्या होती है? सिंपल सी चीज है, बाजार में गए सब्जी खरीदने, ऑन द स्पॉट पैसे दिए, सब्जी ली, घर आ गए, ठीक है, वो हो गया स्पॉट, अभी हाथ के हाथ मार्केट में। दूसरा होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में आपने सब्जी वाले भैया से बोला, भैया मेरे घर में संडे को फंक्शन है, तो संडे को ना मुझे बहुत सारे टमाटर चाहिए, लेकिन आप ऐसी क्वालिटी के लाना और इसी रेट पे देना मेरे को, ठीक है। आप वो कहेगा नहीं सर ऐसे तो नहीं, थोड़ी मतलब तोल भाव होगा। तो आप दोनों आपस में आमने सामने बैठे हुए हो, ओवर द काउंटर नेगोशिएशन चल रही है, इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। यानी बीच में टेबल रखी है, टेबल के दोनों तरफ दोनों लोग बैठे हैं एंड दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, बाद में डील हो गई कि अभी फलाना दिन इतने रेट पे ये सामान खरीदा बेचा जाएगा हमारे बीच में, तो वो गया फॉरवर्ड। अब बहुत सारे लोग अगर फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें ना काफ़ी चांसेस रहते हैं धोखेधाड़ी के, कल को वो टमाटर दे या ना दे, उस क्वालिटी का दे या ना दे। तो उसका तरीका है एक्सचेंज बना दो, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे आपने एक मार्केट बना दी, एक्सचेंज बना दिया। जैसे आप नॉर्मली शेयर ट्रेड करते हो वैसे ही आप यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे आप ये तोल भाव नहीं कर पाओगे। पहले आपने ओटीसी में, ओटीसी ट्रेड में आपने सब्जी वाले से आमने सामने बैठ के बातचीत करी कि भैया कितने में दोगे, किस क्वालिटी का दोगे। जब बात फ्यूचर्स की आती है, यानी कि एक्सचेंज के थ्रू काम हो रहा है, फॉरवर्ड थ्रू एक्सचेंज, तो एक्सचेंज में तोल भाव नहीं चलेगा। एक्सचेंज में सेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि 50-50 किलो की ही बोरी हैं, उसी दिन खुलेंगी, ट्रेड होंगी, ठीक है ना। रेट जो बैठेगा मार्केट में वो बैठेगा। तो कुछ चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। स्टैंडर्डाइज करने का फ़ायदा ये हुआ कि नेगोशिएशन बाहर हो गया। अब आप हो बायर, वो है सेलर, आप लोग नेगोशिएट नहीं कर सकते हो। आप किसको बेच रहे हो, आप किससे खरीद रहे हो? आप खरीद रहे हो एक्सचेंज से। एक्सचेंज ने कहीं से भी लिया हो, फर्क नहीं पड़ता। जब आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो अपने ब्रोकर के थ्रू, तो आपको थोड़ी ना पता होता है कि आपने किससे खरीद रहे हो। भाई किसी न किसी ने तो बेचा ही होगा ना, तो आपको नाम थोड़ी ना पता उस बंदे का, क्योंकि सारा काम एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है। तो जो एक्सचेंज बीच में आ गया, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो बीच में एक्सचेंज आ गया जिसकी वजह से पूरी ओपेकनेस आ गई, उसको बोलते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पॉट मार्केट होती है, फॉरवर्ड मार्केट होती है, फ्यूचर्स मार्केट होती है, और कुछ है नहीं इसमें।
मतलब दिस इज द मैक्सिमम, मतलब यूपीएससी इससे ज़्यादा तो कभी पूछेगा ही नहीं मेरे ख्याल से स्पॉट फॉरवर्ड फ्यूचर में। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड, इंफ्रा बनाना है आपको, डेयरी मीट एनिमल फीड इन सब चीज़ों के लिए, इनकी प्रोसेसिंग के लिए आपको इंफ्रा बनाना है। तो वो इंफ्रा के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे किस में करोगे? किसान को दोगे क्या पैसा? किसान को नहीं दोगे, आप दोगे कंपनीज को। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि कंपनीज होती हैं, एमएसएमई हैं, प्राइवेट कंपनी हैं, उनको सरकार सस्ते दाम पे लोन देगी। अगर वो मान लो मीट प्रोसेसिंग के लिए, अगर आप मीट प्रोसेसिंग के लिए एक फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें 10% इन्वेस्टमेंट खुद डालो, 90% इन्वेस्टमेंट सरकार आपको लोन के थ्रू दे देगी, जो कि 3% इंटरेस्ट उस पर रेट कम लगेगा। ठीक है, ये स्कीम किसकी है, ये फंड किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का। 2008 में क्वेश्चन आया था, विच अमंग द फॉलोइंग हैज ए लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। उस समय आंसर था इंडिया, आज भी आंसर है इंडिया। ठीक है, 2019 में 20th लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था। जैसे इंसानों का सेंसस होता है वैसे ही लाइफ स्टॉक का भी सेंसस होता है। सबसे पहले 1999 में हुआ था, हर 5 साल बाद होता है, तो अब 100 साल हो गए, यानी कि 20th सेंसस था ये। कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। कुछ डेटा है, लाइफ स्टॉक में इंडिया आज भी नंबर 1 है। इंडिया में 53.5 करोड़ लाइफ स्टॉक है। इंडिया बफेलो में भी नंबर 1 है, इंडिया में लगभग 11 करोड़ भैंसें हैं। इंडिया इज स्टिल नंबर 1 इन मिल्क प्रोडक्शन सिंस 1998 थैंक्स टू ऑपरेशन फ्लड। इंडिया इज नंबर 2 इन फिश, पोल्ट्री एंड गोट। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। इंटरनेशनल इंटरनेशनल मतलब किसको कंपैरिजन कर रहे हो? कंट्रीज को। कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो, किसके लिए? उनकी जीडीपी वगैरह के लिए। और क्या इसके लिए करोगे? वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है टू कलेक्ट डेटा टू मेक पीपीपी एस्टिमेट। व्हाट इज इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम? वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है ताकि वो अलग अलग कंट्री से डेटा इकट्ठा करता है, ताकि वो परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे जीडीपीज को एस्टिमेट कर पाए। 1970 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, इंडिया तभी से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यूपीएससी कह देगा इट वॉज स्टार्टेड 2 ईयर्स अगो, नहीं, 50-60 साल से चल रहा है ये काम। ठीक है, इंडिया में कौन सी एजेंसी इंटरेक्ट करती है वर्ल्ड बैंक से के साथ इस चीज़ के लिए? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट टाइम 2017 में हुआ था और नेक्स्ट टाइम 2021 में होगा, यानी कि इस साल होगा ये। हर 5-6 साल बाद वर्ल्ड बैंक ये काम करता है। इसके हिसाब से INR US डॉलर का रेट है 20.65। कंफ्यूजिंग है ना थोड़ा सा? रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट इस समय कितना चल रहा है? अराउंड 75। आप 75 रुपीज़ दोगे तो आपको $1 मिलेगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं अगर आप 20 रुपीज़ दोगे तो आपको $1 मिल जाएगा। एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये हाइपोथेटिकल चीज़ होती है। पीपीपी इज़ अ हाइपोथेटिकल चीज़। कैसे? आइए बताता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। इट इज़ यूजफुल इन कंपेयरिंग लिविंग स्टैंडर्ड, पॉवर्टी एट्सेट्रा। चलो पहले ये देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन देख लो एक। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, 2019 में आया था, पीपीपी के बारे में, परचेजिंग पावर पैरिटी। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द प्राइसेस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। भाई मुझे मान लो 20 किलोमीटर्स के लिए गाड़ी चाहिए, कैब चाहिए 20 किलोमीटर्स के लिए, तो इंडिया में कुछ पैसे लगेंगे मुझे, ठीक है, यूएसए में कुछ और पैसे लगेंगे, बट कंपेयर टू द इनकम लेवल, किसको वो चीज़ ज़्यादा पिंच हो रही है? ठीक है ना, इंडिया में मान लो भी मेरी फल सब्जियाँ काफ़ी सस्ती हैं। ऐसे सोचो ना कि इंडिया में मैं कमाता हूँ 20,000 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन 20,000 में मैं बहुत लैविशली जीता हूँ बिकॉज मैं छोटे से गांव में रहता हूँ जहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हैं और मेरा महीने का खर्चा 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं होता। एक बंदा है जो यूएसए में रहता है, वो वहाँ पे 40,000 रुपये महीना कमाता है, यूएसए में 40,000 रुपीज़ महीना कमाता है, लेकिन 40,000 में से उसका 35,000 रुपीज़ मान लो हर महीने खर्च हो जाते हैं। हालांकि मैंने बहुत कम मानी है फिगर्स, ठीक है ना, जस्ट आपको समझाने के लिए कि उसका मैक्सिमम खर्चा हो रहा है। क्यों? वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप उस बंदे की इनकम रिलेटिवली कम है,
ठीक है। तो जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। अगर परचेजिंग पावर कहीं पे ज़्यादा है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। परचेजिंग पावर कम है, ठीक है, तो वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होगी। तो एक इकोनॉमी को हम देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। ऐसा बोलते हैं ना, 2.5 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर हो गई, वो नॉमिनल रेट्स में होती है। अगर आप परचेजिंग पावर के हिसाब से देखो तो आप ये कहोगे कि सर यूएसए से कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो तो इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं। तो एक्चुअली मेरे हाथ में जो पैसे हैं ना, 10 रुपये हैं, वो 10 रुपये नहीं है, वो एक्चुअली 20 रुपये के बराबर हैं, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, मैं ज़्यादा चीज़ खरीद सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू यूएसए वाला बंदा। तो हमारी इकोनॉमी परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में 8 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में देखो तो इंडिया इज नंबर 3 इन द वर्ल्ड, ठीक है। नॉमिनल टर्म्स में इंडिया इज ऑन नंबर 6, इंडिया इज वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में इंडिया इज वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये गलत है। इन पीपीपी, ये नॉमिनल टर्म्स में है, ठीक है। तो पीपीपी टर्म्स में इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट। इंडिया की रैंक 2005 में थी 10th, 2011 में हुई 3rd और अभी भी 3rd ही है, ठीक है। इसको आपको अभी समझ में नहीं आया, समझा देता हूँ, पहले रुको 1 मिनट। ये देखो 2014 वाली न्यूज़ है, जो 2011 में वर्ल्ड बैंक का हुआ था ये वाला राउंड, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। इसमें कहा गया कि यहाँ भी इंडिया की रैंक अब 3 हो गई है, 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स। 2005 में हमारी रैंक थी 10th और अभी भी 3rd की 3rd है। अब आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि एग्जैक्टली पीपीपी का मतलब क्या होता है। देखो क्लास खत्म हो रही है, बस ये लास्ट टॉपिक एकदम। आप विदेश घूमने जा रहे हो, यूएस से, आपको डॉलर्स चाहिए, तो आप काउंटर पे जाके बोलते हो एक्सक्यूज़ मी आई वांट टू बाय अ यूएस डॉलर, मुझे एक यूएस डॉलर चाहिए। तो काउंटर वाला बंदा आपको बोलेगा कि ठीक है सर, एक्सचेंज रेट क्या है 75, तो आप मुझे 75 रुपीज़ दे दो, मैं आपको $1 दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये होगी नॉमिनल टर्म्स में। यहाँ पे हमने बोला INR यूएस डॉलर इन पीपीपी टर्म्स इज 20.65, यानी कि अब यहाँ पे पढ़ो यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, प्राइस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। प्राइस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेस्टोरेंट में गए इंडिया में, ये इंडिया है, इंडिया में आप रेस्टोरेंट में गए, आपने बोला हेलो मेरे को 5 आइटम्स चाहिए, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोको कोला वगैरह वगैरह, ABCD 5 आइटम मुझे चाहिए। कितना हुआ? इसने कहा मैम 20 रुपीज़ हो गया, आपने 20 रुपीज़ दे दिए। बिल्कुल सेम आइटम सेम क्वांटिटी के यूएसए में अगर आप मांगोगे तो मान लो उसने आपसे मांगा $1, ठीक है ना, क्योंकि आपने तो यहाँ पे एक्सचेंज करवाए थे, रुपए से डॉलर करवा लिए, आप यूएस से गए, वहाँ पे आपने मैकडोनल्ड में बिल्कुल सेम चीज़ मांगी। वहाँ पे उसने आपसे ये नहीं कहा होगा कि मैम 20 रुपीज़ को कन्वर्ट करो डॉलर के अंदर, नहीं, उसको मतलब है डॉलर से, वो डॉलर इकोनॉमी में काम कर रही है वो बंदी। वो बोलेगी मैम यहाँ पे इन सब 5 चीज़ों का प्राइस बना $1, तो आपने एग्जैक्टली उन्हीं 5 चीज़ों के पेमेंट करी $1 की। इंडिया में आपको सिर्फ 20 रुपीज़ में जो चीज़ मिल गई, वहाँ पे आपको $1 की पड़ी। $1 मतलब कन्वर्जन किया जाए तो 75 रुपीज़। यहाँ पे $1 की चीज़ खाने के लिए आपकी जेब से 75 रुपीज़ निकालने पड़े थे आपको पहले, और वही चीज़ अगर आप इंडिया में खाते तो आपको 20 रुपीज़ में काम हो जाता, और चीज़ बिल्कुल सेम है। तो वो चीज़ यूपीएससी यहाँ पे कह रहा है 2019 वाले क्वेश्चन के अंदर, प्राइस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो इस टर्म्स में इंडिया इज ऑन नंबर 3, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में अभी 4-5 दिन लग जाएंगे, एंड जैसे वो वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, तो वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।